का कोई फायदा। तो जितनी भी इंसाइट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आपको बेटर से बेस्ट बनाएंगी, क्योंकि बेस्ट बनने के बाद ही इस सेल्स की गेम में जो है आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा पोजीशन कमा सकते हैं, ज्यादा पावर कमा सकते हैं। और वही मेरा मोटो है, क्योंकि जब मैं सेल्स में एंटर हुआ था 2004-2005 की बात है, तो आई मीन मुझे तब सैलरी में कुछ 15-20 थाउजेंड रुपीज मिलते थे। अब डिप्लोमा करने के बाद 5-6 लैक्स एजुकेशन में लगाने के बाद मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था कि मुझे 20-30 थाउजेंड या 40-50 थाउजेंड का मेरा इनकम हो। तो मैं चाहता था कि मैं लैक्स में कमाऊं। तो उसी वजह से मैं चीज़ों को समझना चाहता था, और यही फोकस रहेगा इस चीज का कि बेस्ट कैसे बना जाए। तो बेस्ट बनने के लिए जैसे कि काफी स्किल्स को सीखना पड़ता है सेल्स में, तो काफी स्किल्स मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको ये लगेगा शायद कि काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब ज्यादा स्किल्स डिस्कस होते हैं तो बोलने में बहुत मुश्किल लगता है, राइट, लेकिन करने में वो बहुत इजी होता है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये काफी मुश्किल है और हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोलना बहुत मुश्किल होता है और करना बहुत इजी होता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे एक पुशअप कैसे करते हैं आप मुझे बताइए, तो बताना बहुत मुश्किल है कि कैसे हैंड का पोजीशन होना है, कैसे लेग्स का पोजीशन होना है, कैसे बैक का पोजीशन होना है, कैसे आप नीचे जाएंगे, कैसे आप ऊपर आएंगे। वो बताना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन करना बहुत आसान है। तो हर चीज ऐसी ही होती है सेल्स में, बताना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन करना बहुत आसान होता है। तो काफी चीजें ऐसी होंगी जिनके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी आइडियोलॉजी यही है कि सेल्स जो है 80% प्रिपरेशन है और 20% एग्जीक्यूशन है। किसी भी एक वॉर की तरह, किसी भी एक युद्ध की तरह हमें प्रिपेयर बहुत करना पड़ता है, लेकिन जब हम लड़ने जाते हैं वो तो 1-2 घंटे आधे घंटे का काम होता है बस। किसी भी एग्जाम की तरह प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होता है, एग्जीक्यूशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन ये वन टाइम प्रिपेयर करना पड़ेगा, और अगर आपने प्रिपेयर कर लिया फिर आप इस कम्युनिकेशन के मास्टर बन जाएंगे, एंड आप किसी को भी कन्विंस कर पाएंगे। वही इस वेबिनार का मेन थीम है कि परसुएशन स्किल्स आपके पास हो, ताकि आप किसी को भी किसी भी सिचुएशन में कन्विंस कर पाए। इतना क्यों मुश्किल है? क्योंकि सेल्स जो है वो एक और मेरा आइडियोलॉजी है कि सारी सेल्स जो है वो पहली मीटिंग या पहली कॉल में डिसाइड हो जाती है कि मुझे किसके साथ जाना है। सिर्फ पेमेंट जो है वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मीटिंग में आता है। लेकिन जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं या पहली बार कॉल करते हैं तो क्वेश्चंस पूछते हैं, नीड एनालिसिस करते हैं, ये सब करते हैं, उसी में डिसाइड हो जाता है, कस्टमर डिसाइड कर लेता है कि ये वेंडर मुझे ठीक लग रहे हैं और ये वेंडर मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा। फिर वो आगे ऐसे परस्यू करते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग और या फर्स्ट कॉल बहुत क्रूशल होता है और सारा हमारा फोकस उसी पे होगा। तो जब मैं सेल्स में स्टार्ट हुआ, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मेरे को काफी सारे चैलेंजेस आए। और एक चैलेंज ये था कि मेरा कन्वर्जन रेट जो था हमेशा 10-12% के आसपास ही होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पता किया जाए कि बाकी लोग कितना कर रहे हैं और क्या इंडस्ट्री का कन्वर्जन रेट रहता है, मैं अच्छा कर रहा हूँ कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ ना। मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल जो मैं मिलता हूँ उनको अपने कन्वर्जन रेट का तो आइडिया होता है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री के कन्वर्जन रेट का कोई आइडिया नहीं होता है। उससे वो पता ही नहीं कर पाते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि मुझे और इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो जो ये एक ग्लोबल इंडस्ट्री का जो कन्वर्जन रेट है वो आपकी स्क्रीन पे है। एंड आप अगर देखेंगे मोस्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो 10-15% के अबव रहती हैं, 15% के मोस्टली अबव रहती हैं, और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस 20% के अबव होती है, जो भी मेनली B2B इंडस्ट्रीज। तो अगर आपका कन्वर्जन रेट 20% से बिलो है या 15% से बिलो है फिर तो आपकी एवरेज परफॉर्मेंस है, और अगर 10% से बिलो है तो काफी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आपका कन्वर्जन रेट 20% 25% से अबव चल रहा है तो आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑलराइट, तो लेकिन इंडस्ट्री वाइज भी थोड़ा फर्क पड़ता है कि कितना कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में जो है टिपिकली एवरेज जो आ रहा है वो 7-8% का आ रहा है, 7% 6% ऐसे एवरेज आ रहा है। एक्चुअली 10-12-13-14-15% इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, एक आइडिया होना चाहिए। सेकंड चीज जो मुझे रिसर्च करते हुए पता चली है
वो ये है कि वन ऑफ द इनसाइट कि 80% ऑफ द सेल्स पीपल, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो चाहे वो सेल्स पीपल हो, वो आज अपने टारगेट कंसिस्टेंटली मीट नहीं कर पा रहे। दैट वाज अनदर बिग प्रॉब्लम। तो काफी इंटरेस्ट हुआ कि वो लोग क्यों मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमारी साइड से प्रॉब्लम है कि कस्टमर की साइड से प्रॉब्लम है। तो जो चैलेंजेस मुझे फेस हो रहे थे सेल्स में, मुझे पता चला कि 80% लोगों को वही चैलेंजेस फेस होते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, एक दो चैलेंजेस ऊपर नीचे होते हैं, पर किसी भी इंडस्ट्री में हो, सब इंडस्ट्रीज में ये चैलेंजेस बहुत कॉमन रहते हैं। जैसे कि कस्टमर्स इंक्वायर तो करते हैं, इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, उनको प्रोडक्ट भी पसंद आता है, लेकिन वो बाय नहीं करते। अगर आप ये चैलेंजेस आप भी फेस कर रहे हैं तो टाइप नंबर 1 कि हाँ ये चैलेंज मुझे भी आ रहा है। दूसरा चैलेंज है कि ज्यादातर कस्टमर्स इंक्वायर करते हैं, जैसे ही प्राइसिंग का डिस्कशन होने के बाद ज्यादातर लोग डिसअपियर हो जाते हैं। तो अगर ये आपका चैलेंज है तो नंबर 2 टाइप कीजिए। क्वालिटी प्रोडक्ट, सब हर कस्टमर जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, लेकिन लेस प्राइस में, वो ज्यादा प्राइस पे करने को ही तैयार नहीं है। दैट वाज द थर्ड चैलेंज। और ज्यादातर कस्टमर्स जो नेगोशिएशंस में मूव करते हैं, वो किसी भी चीपर कंपटीशन से हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस कंपेयर करते हैं और कहते हैं ये भी तो सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं, और उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि हम कैसे डिफरेंट हैं। उनका फोकस यही होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट आप हमें लेस प्राइस में मिल रहा है तो हम आपको पे, व्हाई शुड आई वी पे यू मोर, आपको ज्यादा क्यों पे करें। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और कुछ कस्टमर्स जो नेगोशिएशन स्टेज में पहुंचते हैं, वो काफी नेगोशिएट करते हैं, लाइक 20, 25, 30, 35% तक का डिस्काउंट ले जाते हैं। अगर ये आपका चैलेंज है तो टाइप नंबर 6 चैट बॉक्स में। और कोई अर्जेंसी नहीं दिखाते हैं, इनको उनको कन्विंस करना, उनको जल्दी से परचेज करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी फॉलो अप्स लग जाते हैं, काफी चैलेंजेस लग जाते हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो इस वजह से हमारी भी ग्रोथ रुकी हुई है, ना हम ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं, ना इंसेंटिव्स कमा पा रहे हैं, और ना क्विकली ग्रो कर पा रहे हैं। अब वो कीवर्ड है वहां पे, फास्ट ग्रोथ। क्योंकि रेगुलर ग्रोथ तो आपका हो जाएगा, एनुअल रिव्यू हो जाएगा, हर हर साल आपको 10-15% का इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, 2-3 साल में प्रमोशन भी मिल जाएगा। पर मुझे वो सब नहीं चाहिए था, क्योंकि सेल्स उस चीज के लिए बना ही नहीं है। उस चीज के लिए सब रेगुलर जॉब्स हैं। सेल्स स्पेसिफिकली बना है कि आप ज्यादा पैसे कमा सकें और बहुत जल्दी ग्रो कर सकें। तो वो मेरा फोकस था, वो सब मैं समझना चाहता था और वो सब मैं पाना चाहता था। उसके लिए मुझे काफी लोगों से काफी कुछ सीखना पड़ा, और जो भी मैंने लोगों से सीखा वो मैं आज आपको शेयर करूंगा। पहली चीज जो मैंने खुद से ट्राई की, कि समझा कि B2B या B2C का सेल्स प्रोसेस क्या होता है, मुझे वो सीखना है। तो बिफोर मैं आपको B2B या B2C का सेल्स प्रोसेस दिखाऊं, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको कितना आइडिया है सेल्स प्रोसेस का। क्या आप टाइप कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं सेल्स प्रोसेस? 7 स्टेजेस होते हैं, क्या आप उनको नेम कर सकते हैं ना? एक ही मैसेज में डालिएगा, ये नहीं कि एक एक मैसेज करके आप हर स्टेज को बताएं। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आराम से एक ही मैसेज में जितनी भी स्टेजेस आपको पता है आप वो टाइप कीजिए। देखते हैं कितने लोग राइट कर पाते हैं। ये जरूरी है क्योंकि प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। प्रोसेस से ही एक आइडिया लगता है कि हम कहाँ पे सही जा रहे हैं, कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो मेरा भी सबसे पहला लर्निंग हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर लक्ष्मण नारायण, उनके साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया, और ही वाज वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पर्सन जो मुझे पता है। तो उन्होंने भी काफी फास्ट ग्रो किया था और उनसे मैंने काफी चीजें सीखी। मिस्टर गोकुल श्रीराम हमारे जो मेरे मैनेजर थे, उनसे भी मैंने काफी चीजें सीखी। तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक 10 सेकेंड्स लेके आप मुझे बताइए कि आप पहले B2B स्टेजेस या B2C जो भी आपका प्रोसेस है, सेल्स प्रोसेस है, उसकी 7 स्टेजेस क्या है? टाइप कर सकते हैं। अगर आप टाइप नहीं कर रहे हैं तो जस्ट टाइप नो, ताकि मैं वेट ना करूं और मैं आगे बढ़ जाऊं। नो योर कस्टमर, बर्निंग प्रॉब्लम, नीड एनालिसिस। अच्छा, देखते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, लीड क्वालिफिकेशन, मीटिंग, प्रपोजल, नेगोशिएशंस, आफ्टर सेल सर्विस, क्लोज। ओके, लेट्स सी। ये 7 स्टेजेस ऑफ सेल्स प्रोसेस हैं जो हमें बताया जाता है या हमें पता होना चाहिए। वो 7 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज होता है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनिशियल कॉन्टेक्ट। प्रोस्पेक्टिंग मतलब आप लीड जनरेट करते हैं, आप प्रोएक्टिवली कस्टमर्स को कांटेक्ट करते हैं,
ताकि उनको इंक्वायरी बना सकें। और इनिशियल कांटेक्ट, जैसे आपके पास कोई इनकमिंग इंक्वायरीज आती हैं वेबसाइट से, फोन, ईमेल्स, आप उनको फर्स्ट कांटेक्ट करते हैं ताकि आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। क्वालिफाइंग इज द सेकंड स्टेप, जिसमें आप फिगर आउट करते हैं कि उनको हमारा प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं है, बजट है कि नहीं है, ऑल दोज थिंग्स। और तीसरा होता है नीड असेसमेंट, कि उनको रिक्वायरमेंट किस चीज के प्रोडक्ट की है, किस तरह का प्रोडक्ट वो ढूंढ रहे हैं, क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है। फोर्थ स्टेज होता है जहां पे आप अपना पिच करते हैं, प्रोडक्ट डेमो करते हैं, या प्रेजेंटेशन करते हैं, या वर्बली एक्सप्लेन करते हैं। फिफ्थ स्टेज होता है प्रपोजल ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। तो प्रपोजल आप शेयर करते हैं, RFP RFQ शेयर करते हैं, जो भी इन सब चीजों में आ जाता है। फिर उसके बाद हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, हर कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस होते हैं और उन ऑब्जेक्शंस को हम कैसे एड्रेस करते हैं। सिक्स्थ स्टेप होता है नेगोशिएशंस एंड क्लोजिंग। नेगोशिएशंस मेंशन नहीं है, पर नेगोशिएशंस एंड क्लोजिंग यहाँ पे होता है, जहां पे आप नेगोशिएट करते हैं और एक राइट प्राइस में यू सेल द प्रोडक्ट। और लास्ट होता है उसके बाद रेफरल्स जनरेट करना या पोस्ट सेल सर्विस। तो मैंने भी ये काफी सीखा, पर इन सब चीजों को जानने के बाद भी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो एक दिन मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को अप्रोच किया और मैंने पूछा कि मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और मैंने प्रोडक्ट के बारे में भी काफी समझा, उसके फीचर्स को भी अच्छे से याद कर लिया, टेक्निकल डिटेल्स मेरी काफी अच्छी हैं, और मैंने प्रोसेस को भी अच्छे से समझा, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, पर सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अमित, सेल्स जो है वो प्रोसेस, प्रोडक्ट, इन सबको लर्न करने से नहीं होंगे। आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा कि कस्टमर की बाइंग साइकिल क्या है। और वो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए अर्ली स्टेज में, जब 1 साल ही हुआ था मुझे सेल्स में। तो फर्स्ट थिंग मैंने जो जाके की, तब उस टाइम पे गूगल भी इतना प्रोएक्टिवली यूज नहीं होता था, तो काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं होती थी। 2004-2005 की बात है। तो काफी लोगों से बात करके समझ के मुझे समझना पड़ा कि कस्टमर की एक्चुअल बाइंग साइकिल क्या होती है। और जब मैंने बाइंग साइकिल को डिस्कस करना शुरू किया या लर्न करना शुरू किया, उसके बाद सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते दिखने लगे। कस्टमर की बाइंग साइकिल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि पहले उसको अवेयरनेस ऑफ नीड आता है। नाउ अवेयरनेस ऑफ नीड मतलब मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वो अवेयरनेस ऑफ नीड ही नहीं है तो वो मूव फॉरवर्ड नहीं करते हैं। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो आपने देखा होगा जो लोग टेली कॉलिंग करते हैं, या जो क्रेडिट कार्ड वाले, पर्सनल लोन वाले आप लोगों को कॉल करते हैं और आप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आपको अवेयरनेस ऑफ नीड ही नहीं है कि मुझे जरूरत है कि नहीं है। राइट, इसीलिए वहां से आगे कुछ मूव कर ही नहीं पाता है। तो अगर नीड की अवेयरनेस नहीं, क्लियर नहीं होगी कस्टमर को, तो काफी डील्स ऐसी होंगी जब कस्टमर्स आपसे इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, या फर्स्ट मीटिंग करते हैं और डेमो लेते हैं प्रोडक्ट का, उसके बाद डिसअपियर हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज आता है असेसमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मतलब जब वो आपको कांटेक्ट करते हैं, आपके कॉम्पिटिशन्स को कांटेक्ट करते हैं और 3-4 प्रोडक्ट्स को एक साथ देखते हैं। हर कस्टमर ये करते हैं, चाहे वो B2B हो, B2C हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, रिटेल हो, FMCG हो, कुछ भी हो, चाहे वो वेंडर्स हो या प्रोडक्ट्स हो, कस्टमर्स 2-3 ऑल्टरनेटिव्स मिनिमम देखते ही हैं। और यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सारे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं कस्टमर को एक जैसे ही लगते हैं। अगर आप भी अपने कंपटीशन को देखें, 1-2 फीचर्स का फर्क होगा, 1-2 कस्टमर्स का फर्क होगा, या प्राइसिंग का थोड़ा फर्क होगा, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो नेक्स्ट कंपटीशन है वो बहुत बुरी जॉब कर रहा है। हमेशा सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर की साइड से सिमिलर लुकिंग कंपनीज होती हैं। तो कस्टमर के लिए बहुत टफ होता है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन राइट है, कौन मेरे लिए राइट नहीं है। और सब सेल्स पीपल भी एक जैसे ही बात करते हैं, सब कहते हैं वी प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सब कहते हैं वी आर अ बिग कंपनी, हम काफी सालों से इसमें हैं, हमारे इतने कस्टमर्स हैं, ये हमारे बड़े कस्टमर्स हैं। तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो भी सब सेम होता है। तो कस्टमर के लिए काफी डिफिकल्ट है। तो हम सेपरेट अपने आप को कहाँ पे करें, ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर वो पता चल जाए कि हम यहाँ पे अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं, तो ही कस्टमर को पता चलेगा ये प्रोडक्ट या ये सर्विस मेरे लिए बेटर है। थर्ड है, प्लीज एवरीवन सब म्यूट पे रहिए, वरना बाकी सबको डिस्टरबेंस होगा। क्या भी है, एक मिनट, सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके। तो तीसरा बड़ा चैलेंज है एलिवेशन ऑफ रिस्क। जब भी आपको किसी प्रोडक्ट की पेमेंट करनी होती है, पेमेंट करते वक्त हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं।
आते हैं कि नहीं आते हैं? आप यस करके या नो करके मुझे बताइए। जब भी आप कोई, लेट से आप कोई कार बाय कर रहे हैं, तो एक बार आप शोरूम जाते हैं, डिटेल्स भी लेके आते हैं, लेकिन घर आने के बाद चाहे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, कार बाय कर रहे हो, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये सही है कि नहीं है, ये मुझे सही गाइड कर रहे हैं कि नहीं है, अभी करूं ये पेमेंट्स कि ना करूं, कि रुकूं, कि और ऑप्शंस देखूं। काफी सारे सवाल जो हैं दिमाग में आते हैं, और वो सवाल हम किसी सेल्समैन से डिस्कस नहीं करते। वो सवाल घर आके हम या तो अपनी वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, मदर फादर से, या क्लोज फ्रेंड से, या बॉस से, और या फिर ऑनलाइन गूगल में जाके रिसर्च करते हैं। यही हमारे सोर्सेज होते हैं टिपिकल। लेकिन हम सेल्स पीपल के साथ ये सब नहीं करते। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये फियर्स जो होते हैं, जो रिस्क कस्टमर को लगते हैं कि मैं ये करूं ना करूं, अगर वो हमने नहीं एड्रेस किए तो सेल मूव होगी ही नहीं। तो सबसे ज्यादा सेल्स अगर आप लूज कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप रिस्क की बातें उनसे कर ही नहीं रहे हैं। राइट, मैं भी नहीं कर रहा था, और ये मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये सब होने के बाद ही एक्चुअली डिसीजन कस्टमर लेता है, और तभी सेल्स आगे मूव फॉरवर्ड करती है। वरना क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूजेस की वजह से सेल्स हमसे चली जाती है। जैसे कुछ कस्टमर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, कुछ कस्टमर प्राइसिंग लेके रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, कुछ कस्टमर्स हमसे ऑफर लेके रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, और कुछ कहते हैं नहीं अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं हम अभी अदर दूसरे सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, नहीं अभी बॉस ट्रैवल कर रहा है, या अगले साल देखेंगे। ये सब इश्यूज आते हैं इन रीजंस की वजह से। अगर ये तीन बड़ी रीजंस हमने एड्रेस नहीं की, तो ये मुझे समझ में आया कि मेन प्रॉब्लम जो आता है वो कस्टमर की साइड से आता है, कि कस्टमर एक अपने कंफर्ट जोन में होता है। जो प्रोडक्ट वो अभी यूज कर रहे हैं, जो जैसे मैं अभी मेरा एक घर है और मैं एक नई प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कंफर्टेबल हूँ अपने घर में, मुझे सब कुछ नीड्स मिल रही हैं। तो अनलेस कोई सेल्स पर्सन आके मुझे बताए कि यार ये आपके घर में अभी नहीं है, ये चीजें मिसिंग हैं और नए घर में ये चीजें आपको मिलेंगी, तभी मैं उस कंफर्ट जोन से निकल पाऊंगा। कोई मशीन आप खरीद रहे हैं, तो अगर आप आके मुझे नहीं बताएंगे कि आपकी जो करंट मशीन है उसमें ये चीजें मिसिंग है और ये चीजें नहीं है, और ये चीजें आप हमसे गेट करेंगे, यू विल गेट इट फ्रॉम अस, तभी तो मैं मूव फॉरवर्ड कर पाऊंगा। वरना मैं कंफर्ट जोन में ही रह जाऊंगा और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू में समझ ही नहीं पाऊंगा। और जब मैं कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करूंगा, तब मैं देखूंगा कि आपका प्रोडक्ट मेरी रिक्वायरमेंट से फिट होता है कि नहीं, आपकी कंपनी हमारे कल्चर से फिट होती है कि नहीं, आप मुझे राइट गाइड कर रहे हैं कि नहीं, एंड देन आई विल सी कि बजट और प्राइसिंग करेक्ट है कि नहीं मेरे हिसाब से। और चौथा है कंपटीशन। ये 4 हर्डल्स होते हैं आपकी सेल्स कन्वर्जन में। अगर ये हर्डल्स आपने ठीक से क्रॉस कर लिए, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कस्टमर को कैसे कंफर्ट जोन से निकालना है, प्रोडक्ट फिट कैसे दिखाना है उसकी रिक्वायरमेंट के साथ, और प्राइसिंग और बजट से उसको ऊपर कैसे उसको कन्विंस करना है कि प्राइसिंग बजट थोड़ा एक्सटेंड करो, अच्छे प्रोडक्ट्स थोड़े प्राइस में आते हैं, और कंपटीशन से कैसे डील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 हर्डल्स, ये पूरा प्रोग्राम इसी के ऊपर फोकस करेगा। या रिलेशन रैपो हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सेल्स प्रोसेस पूरा डिस्कस करेंगे कि रैपो कैसे बिल्ड करना है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। लेकिन फर्स्ट, अगर आप कस्टमर के माइंडसेट को नहीं समझ पाएंगे, तो आप एक ट्रांजैक्शनल सेलिंग में रह जाएंगे कि हमें रिलेशन बिल्ड करना है, हमें रैपो बिल्ड करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो फिर भी आपके डील्स कम होते चले जाएंगे। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि आपके एनिमीज कौन है सेल्स में। 2 एनिमीज हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 3 एनिमीज, आपके 2 एनिमीज हैं। एक तो सेल्स सबसे ज्यादा जो लूज होता है वो ट्रस्ट की वजह से लूज होता है। तो हम कहते हैं कि रैपो बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये सब करना है। क्यों करना है? वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो सेल मूव फॉरवर्ड ही नहीं होगा। सबसे ज्यादा डील्स आज के टाइम में ट्रस्ट की वजह से नहीं कर पाते। ओके, सो पहला तो आप लिख लीजिए, ये ट्रस्ट की वजह से। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वहां पे डील होगा नहीं। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हो, कितने भी लेस प्राइस में बेच रहे हो, नहीं होगा। और कुछ इंडस्ट्री में तो ट्रस्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, जहां पे डायरेक्ट मनी कस्टमर को इन्वेस्ट करना होता है, तो वहां पे तो और भी ज्यादा होता है ट्रस्ट का। और दूसरा, लैक ऑफ वैल्यू। मतलब जब तक कस्टमर को ये क्लियर नहीं होगा कि यार मेरे पास अभी क्या है और मेरे पास अभी क्या मिसिंग है, अगर वो क्लियर नहीं है तो वो कस्टमर जंप लेगा ही नहीं और आपका प्रोडक्ट बाय करेगा ही नहीं।
तो दो ही वजह से सेल्स नहीं होते, या तो लैक ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ वैल्यू। अब इसी एंगल से जब मैंने देखना शुरू किया ट्रस्ट और वैल्यू के एंगल से, तो मुझे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई नजर आई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां मैं कभी स्ट्रगल कर रहा था, वहां मैं काफी हद तक 40% 50% तक अपनी डील्स क्लोज करने लगा। जबकि हम एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे जो कि एक्सपेंसिव था, जो कि हम इंटरनेशनल मार्केट्स में या इंडियन मार्केट में सेल कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को सेल कर रहे थे, लेकिन हम सबको कन्विंस कर पाए। तो वो स्ट्रेटजीज मैं आपको अभी डिस्क्लोज करूंगा। जस्ट रिमेंबर, हर स्टेप को आपको दो ही एंगल से देखना है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए और वैल्यू कस्टमर को कैसे दिया जाए। तो अगर वो स्टेप से आप कर पाए तो आप कोई भी सेल को क्रैक कर पाएंगे इजीली, नो मैटर आपका कंपटीशन आपसे हाफ प्राइस में दे रहा है, नो मैटर कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट कभी ट्राई नहीं किया या ऐसा प्रोडक्ट कभी लिया ही नहीं, कुछ भी सिचुएशन हो आप सेल कर पाएंगे। तो पहला स्टेप इन द सेल्स प्रोसेस होता है इनिशियल कॉन्टैक्ट एंड रैपो बिल्डिंग। नाउ ट्रस्ट के हिसाब से देखिए तो वो ट्रस्ट को कैसे बिल्ड किया जाए और क्यों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप होता है। हमें पता है कि हम रैपो बिल्ड करना है और हम उस चीज के लिए काफी 2-3 स्टेप्स करते हैं, लेकिन फिर भी डील्स कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो मतलब वो स्टेप कहीं ना कहीं या तो काम नहीं कर रहा है, इफेक्टिव नहीं है, या फिर गलत जा रहा है, तभी तो ये डील्स क्लोज नहीं हो रहे हैं, वरना डील्स क्लोज होने चाहिए। तो ऐसा कैसे किया जाए कि ट्रस्ट हो, हम कस्टमर हमें पसंद करे, क्योंकि अगर कस्टमर्स आपको पसंद करेंगे तो आपके साथ बिजनेस करेंगे, अगर वो आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपके साथ बिजनेस करेंगे ही। वी लाइक टू डू बिजनेस विद पीपल वी ट्रस्ट, वी लाइक टू डू बिजनेस विद पीपल वी लाइक, एंड वी लाइक टू डू बिजनेस विद पीपल जो कि हमें एक अथॉरिटी लगते हैं कि ये हमें सही गाइड कर रहे हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट, लाइकेबिलिटी, अथॉरिटी ऑल्सो। तो हम पहला स्टेप हमें पता है कि ट्रस्ट बिल्ड करना है, लाइकेबिलिटी भी करना है, रैपो बिल्ड करना है, पर थर्ड स्टेप हम मिस कर जाते हैं कि हमें ये भी इंप्रेशन देना है कस्टमर को कि हम बहुत सक्सेसफुल पर्सन है और हम आपको राइट गाइड कर रहे हैं। जब वो कॉन्फिडेंस आता है तभी कस्टमर्स ज्यादा पैसे पे करके भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेगा, राइट? अगर मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आज आपको आपकी करियर एडवाइस के लिए किसी से एडवाइस लेना है, तो वो कौन सा पहला पर्सन है जिसको आप फोन करेंगे? अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या बिजनेस में? नाम बताइए, चैट में नाम बताइए मुझे। अगर आपको आज कैरियर के लिए एडवाइस चाहिए या फिर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसके लिए एडवाइस चाहिए, तो आप किस पर्सन को कॉल करेंगे? आप मुझे नाम टाइप करके बताइए, देखते हैं क्या कौन पर्सन का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। ओके, अमोल, अच्छा, आपके लिए मुबीन, आपके लिए सिड है, और किसी के लिए उनके ब्रदर इन लॉ हैं। पॉइंट ये है कि हम इनके पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हम इनको अथॉरिटी मानते हैं उस फील्ड में, और हम मानते हैं कि वो लोग मुझे सही गाइड करेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ देम फादर होते हैं, जैसे मिस्टर राहुल इज सेइंग फादर, अदर्स, एवरीबडी इज सेइंग फादर, क्योंकि हम उनको पूरा ट्रस्ट करते हैं और हमें पता है कि ये हमें गाइड करेंगे राइट से। तो वो इमेज अगर आपकी कस्टमर के दिमाग में बन गई कि ये पर्सन मुझे सही, इसको राइट नॉलेज है और ये मुझे गाइड करेगा, तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। पैसे तो हर किसी के पास है, हर कस्टमर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, ऑलराइट। काफी लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं, कस्टमर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो पैसे ज्यादा लगाना नहीं चाहते। इनिशियली वो पैसे ज्यादा लगाना नहीं चाहते, लेकिन अगर उनको राइट प्रोडक्ट दिया जाए, उनको ये पता चल जाए कि ये मेरा राइट प्रोडक्ट है, तो वो लोग लोन लेके भी पैसे लगाते हैं। जैसे हमारे फादर्स ने, उनको पता था एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो लोन लेके भी वो लोग पैसे लगाते हैं। अगर आपको कोई घर, आपको कोई कार पसंद आ जाती है, तो लोन लेके भी आप वो चीज खरीदते हैं। पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कन्विंसिंग की, राइट? अगर कस्टमर कन्विंस हो गया कि ये राइट चीज है मेरे लिए, तो पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हमेशा याद रखिए कि प्रॉब्लम वो नहीं होता। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ट्रस्ट को कैसे बिल्ड किया जाए, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कस्टमर के लिए। आप किसी से भी पूछेंगे, वो सबसे पहली बात ट्रस्ट की ही करेंगे। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप किनले की वाटर बॉटल उठा के देखें, तो धोनी की फोटो के नीचे सबसे पहला वर्ड आप नोटिस करेंगे कि ट्रस्ट ही लिखा हुआ है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर प्रॉब्लम ट्रस्ट के साथ क्या है कि सब लोग जानते तो हैं कि ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि कौन सी चीजें करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है और कौन सी चीजें करने से ट्रस्ट ब्रेक होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब आप किसी से पहली बार कॉल कर रहे हैं या पहली बार मीटिंग कर रहे हैं, तो वो पहले 10-15 मिनट में ऐसी कौन कौन सी चीजें करनी है, ऐसी कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है जिनसे ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। राइट। और तो इसके लिए आपको ये ह्यूमन ब्रेन समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रस्ट को ठीक से समझेंगे तभी आप कर पाएंगे, तभी नेक्स्ट स्टेप्स जो मैं आपको बताऊंगा आपको वैल्यूएबल लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। तो ये एक हमारा ब्रेन है। ब्रेन के दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है इमोशनल ब्रेन, राइट साइड जो होता है वो होता है लॉजिकल ब्रेन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल व्हाट इज 2+2, दो गुना दो क्या है, तो आप कहेंगे 4। मतलब आपका लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है। लॉजिकल ब्रेन को मैथमेटिक्स लॉजिक पता होता है। इमोशनल ब्रेन जो है उसको लॉजिक नहीं पता होता, उसको सिर्फ इमोशंस पता होते हैं, जैसे प्यार, नफरत, गुस्सा, डर, ट्रस्ट, हैप्पीनेस, जॉय। ये सब इमोशनल ब्रेन का काम है। अब प्रॉब्लम ये है कि इमोशनल ब्रेन जो है वो डिसीजन मेकर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आपने एक बहुत सुंदर कार देखी और वो आपका सपना बन गया, मुझे ये कार लेना ही लेना है। और फिर उसके बाद लॉजिक काम नहीं करता कि आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं करना है तो करना है। कोई लड़की पसंद आ गई अब मेरे बैचलर फ्रेंड्स के लिए, एंड यू लाइक आई वांट हर टू बी माय गर्लफ्रेंड, और फिर आप कुछ भी करते हैं। आप ये नहीं देखते कि वो मुझे पसंद करेगी कि नहीं, उसका उतना स्टेटस हमारा है कि नहीं कि उसको अफोर्ड कर पाए। बट नहीं, हो गया तो हो गया। इमोशनल ब्रेन ने अगर डिसीजन ले लिया तो ले लिया। तो इमोशनल ब्रेन जो है वो लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ इमोशन समझता है। और जो कोर इमोशन होता है वो होता है ट्रस्ट। मतलब ये हर बार वो चीजों को ट्रस्ट के एंगल से ही देखता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और वो ज्यादा हंस रहे हैं, आपको ट्रस्ट आएगा ही नहीं। वो ज्यादा आपसे पोलाइट हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लेट्स से आपका फ्रेंड आपके पास आता है और आपको दूर से ही पता लग जाता है उसके एक्सप्रेशंस देख के कि ये मुझसे कुछ मांगने वाला है या तो मुझसे पैसे मांगने वाला है आज। ऐसा होता है कभी? यस नो बताइए। दूर से ही पता लग जाता है, ना उसने कुछ कहा, ना उसने कुछ ऐसा आपको कहा, इंडिकेशन दिया, लेकिन आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है, या तो कुछ मांगने वाला है या तो कुछ टेंशन चल रहा है। तो बिकॉज ऑफ ब्रेन, ब्रेन वो सेंस कर लेता है आपके एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। और वो ट्रस्ट अगर बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। तो वो ट्रस्ट को कैसे बनाना है, इसके लिए आपको सेल्स कम्युनिकेशन प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। याद रखिए, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर वो स्टेप आपने क्रॉस कर लिया, फिर आप जो भी कहेंगे कस्टमर आपकी बातों में बिलीव करेगा, और जब वो बिलीव करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने पैसे लगा के आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो कौन से वो ट्रस्ट के एलिमेंट हैं जो आपके ट्रस्ट बिल्ड करते हैं? सबसे पहला तो आपका इमेज है। जब कस्टमर आपको पहली बार देखता है तो क्या इमेज बनता है उसके दिमाग में? आपका इमेज क्या है? आप सक्सेसफुल लग रहे हैं, आप नॉलेजेबल लग रहे हैं, एक्सपीरियंस लग रहे हैं, कि सेल्समैन लग रहे हैं? सेल्समैन अगर आप लग रहे हैं सेल्समैन, तो आपको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। आप खुद ही सेल्समैन को ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप करते हैं ट्रस्ट, आप भी सेल्स में हैं, लेकिन अदर सेल्समैन को आप ट्रस्ट करते हैं? यस और नो? जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और आपने देखा कि एक लड़का जो पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और एक ब्लैक कलर की टाई डाल के खड़ा है और उसके हाथ में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और वो आपको देख के आई कांटेक्ट बनाता है और एक हल्की सी स्माइल देता है, और आपको तभी पता चल जाएगा नहीं यार ये सेल्स पर्सन है और ये कुछ ना कुछ बेचेंगे, यहाँ से निकल लो। या एज अनिरुद्ध सेड, टोपी पहनाएंगे, यहाँ से निकल लो। तो जो इमेज बनती है दिमाग में, अगर वो राइट इमेज नहीं बनी तो गलत हो जाएगा। सेल्स कम्युनिकेशन रूल कि जब आप पहली बार किसी से बात करते हैं तो आपको स्टार्ट में क्या कहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो किसको ज्यादा बात करना चाहिए जिससे ट्रस्ट बनेगा, और किसको ज्यादा बात करना चाहिए जिससे ट्रस्ट ब्रेक होगा? सेल्समैन को ज्यादा बात करना चाहिए पहले 15 मिनट में, या कस्टमर को ज्यादा बात करना चाहिए पहले 15 मिनट में? आइडिया दीजिए।
तो सेल्स कम्युनिकेशन के रूल्स क्या है वो भी पता होना चाहिए, और परसुएशन टेक्निक्स राइट क्या है वो भी पता होना चाहिए, तभी जो है बात बनेगी। लेट मी सी क्या आप क्या आंसर्स देते हैं, किसको ज्यादा बात करना चाहिए पहले 15 मिनट में। तो राइट आंसर है कस्टमर को बात करना चाहिए, और हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन रूल्स क्या होते हैं, पहले इमेज के बारे में बात करते हैं। इमेज जो है, मैंने मैंने लोगों को इंडिया में भी ट्रेन किया है, मैंने यूरोप में भी लोगों को ट्रेन किया है, और मैंने यूएस में भी लोगों को ट्रेन किया है। यूरोप में जो सेल्स पीपल होते हैं वो हमेशा हाई इमेज बना के चलते हैं, राइट। यूएस में जो होते हैं या तो उनका वेरी हाई इमेज होता है या तो वेरी लो। जैसे मैं एक ट्रेनिंग में दे रहा था और उनके कस्टमर्स के साथ हम मिलने गए, तो जो सेल्समैन था वो ही केम इन शॉर्ट्स, शॉर्ट में आ गया, शॉर्ट लगाई हुई थी, कैप लगाई हुई थी, और वो ऐसे ही कस्टमर से मिलने आ गया। हम इंडियंस जो हैं हम बिलीव करते हैं कि डिसेंटली तैयार होना है, एक अच्छा सा शर्ट हो, एक अच्छा सा पैंट हो, और बस बहुत है, डिसेंट में तैयार करना। ना यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप डिसेंट तैयार होकर कस्टमर के सामने जाएंगे, कस्टमर को सक्सेसफुल लोग पसंद है। मतलब आपकी इमेज जो है, जिस तरह से आपको रेडी होना है वो सक्सेसफुल लगना चाहिए। या अगर आपको वो लगेंगे, अगर जैसे मान लीजिए कस्टमर को लगता है कि आप सक्सेसफुल है, तो वो जो भी आप कहेंगे उसमें बिलीव करेगा, और यही चीज आपको कंपटीशन से भी सेपरेट करेगी। तो मेरा रूल 10x10x10 है। जब कस्टमर आपसे पहली बार मिलता है या पहली बार फोन पे बात करता है, पहली बार मिलता है तो आपको कपड़ों से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज करता है। और क्या जज करता है? जज करता है कि ये इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हैं तो ना वो आपको टाइम देंगे ज्यादा, ना वो आपकी बातों को सुनेंगे। मतलब सुनेंगे, रिस्पेक्टफुली सब कुछ होगा, लेकिन मेंटली कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल कैटेगरी में आ गए तो आपको ज्यादा टाइम भी मिलेगा, आपकी बात को ज्यादा सीरियसली भी लिया जाएगा, और आप स्टैंड आउट करेंगे। हम इंपॉर्टेंट लोगों को ज्यादा टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं? लाइक हमारी रिश्तेदारी में काफी सारे लोग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत कम लोग होते हैं एक्चुअली, जब वो घर आते हैं तो हम घर को पूरा क्लीन करके ज्यादा टाइम लगाते हैं, उनके साथ सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। और कुछ रिश्तेदार होते हैं जब वो घर में आते हैं तो हम घर में होते भी नहीं है, और जितना जल्दी भगा सके भगा देते हैं। तो ऐसे ही हमारा दिमाग काम करता है, एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, एक नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो आपको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में होना है। पहला रूल है 10x10 कि जो आप पहनते हैं वो सक्सेसफुल इंसान की तरह आपको दिखना है, कि जैसे ही आपको देखे लोग वो समझ जाएं कि ही इज वेरी सक्सेसफुल। तो चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे वो आपके एक्सेसरीज हो, वॉच हो, फोन हो, हेलमेट हो, जो भी हो, बैग पैक हो, कुछ भी हो, उस सब चीजों से लगना है कि सक्सेसफुल है। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे लगेगा एक बार, लेकिन ये बेनिफिट बहुत देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने सीखा था। हमारी एक वाइस प्रेसिडेंट रही, कैरोलिन नाम से, इंडियन थी और चेन्नई में थी, क्रिश्चियन थी। तो मैं पहली बार जब उनके साथ जा रहा था तो उनके उनके पास जो बैग होता था बहुत महंगा होता था, 2-2.5 लाख का बैग होता था। और मैं उनसे पूछता भी था, इतना महंगा बैग, मुझे अगर लोन भी लेना पड़े तो इतना लोन भी मुझे नहीं मिलेगा जितना महंगा आपका बैग है। तो वो कहते थे कि देखो ये बैग बहुत जरूरी होता है, जब मैं कैरी करती हूँ तो कोई भी मुझसे ऐसे 10,000 5,000 के लिए नेगोशिएट नहीं करते हैं, कोई भी कस्टमर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लाखों के बैग लेने हैं, बट ये आइडिया है कि आप इस हिसाब से रेडी हों कि एक सक्सेस का मैसेज जाए, और जिस हिसाब से आप इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये एक इंडियंस में मैंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा है। हम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? हाँ सर, आई एम द सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम दिस कंपनी, और फिर कंपनी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अवर कंपनी जो है वो इन प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, हमारी कंपनी इतने सालों से काम कर रही है। इंट्रोडक्शन आप होती है आपकी अपनी, कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने कितना आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कितना आपका सक्सेस रेशो है, कितने कस्टमर्स को आपने हेल्प किया है। आप अपनी एक्सपर्टीज तो बताते ही नहीं है, आप सीधा कंपनीज के ऊपर जंप कर जाते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये गलती की है? मैं खुद करता था ये गलती। और कितने लोग हैं जो ये गलती करते हैं? आप मुझे बताइए यस करके, कि हम छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हाँ सर, माय नेम इज अमित और मैं यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, हमारी कंपनी 40 साल से ये कर रही है। नहीं, पहले आपको ये बताना है
कि आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है। जैसे अब जब मैंने ये सीखा, तो दो चीजें आपकी इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए कि आप क्या करते हैं और मैं आपकी बात क्यों सुनूं। मतलब क्या आपका सक्सेस रेशियो रहा है कि मैं आपकी बात सुनूं। तो आपको जब भी इंट्रोड्यूस करना है, ये बताते हुए इंट्रोड्यूस करना है कि आपकी सक्सेस रेशियो कैसे है। जैसे आप बता सकते हैं कि मेरा नाम अमित है और मैं पिछले 15 साल से सेल्स में हूँ। 400 कस्टमर्स, 500 कस्टमर्स को मैं हेल्प कर चुका हूँ उनकी सेल्स बढ़ाने में। जैसे किर्लोस्कर है, आईसीआईसीआई है, इन सब कस्टमर्स को मैं हेल्प कर चुका हूँ। वो मेरा इंट्रोडक्शन है। और जब कस्टमर्स इंट्रोडक्शन सुनते हैं तब वो समझ जाते हैं कि आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हैं और उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट होती है। ऑलराइट। तीसरा होता है फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद रैपो बिल्डिंग। कुछ तो आप रैपो बिल्ड कीजिए। जब जब मैं देखता हूँ लोगों को, वो रैपो बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं, वो कस्टमर से कहते हैं, सर आई रियली लाइक योर ऑफिस, आई रियली लाइक द सक्सेस यू हैव अचीव्ड एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ये सब करते हैं, ये सब चीज ही है। ओके, ये सब सुनने के बाद अगर मैं आपको आपको एज अ कस्टमर आपको कहूँ ये, तो आप खुश तो होंगे उस बात पे, पर वो उससे मेरा और आपका स्ट्रांग रिलेशनशिप बनेगा क्या? बताइए जरा मुझे। इस बात के मैं थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट करूं और आप सोचेंगे कि बन जाएगा। ऐसे नहीं बनता है। रैपो बिल्डिंग जो होती है वो उस लेवल पे होती है कि आप शो करें कि मैंने आपके ऊपर अच्छा रिसर्च किया है और मैं आपकी प्रिपेयर होके आया हूं। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल कस्टमर आपके क्रिकेट में है, क्रिकेट में काफी इंटरेस्टेड होते हैं, तो प्रोबेबली 2 टिकट्स उनके लिए आईपीएल के ले जाइए। अगर वो पिक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं तो कोई पिक्चर्स की टिकट ले जाइए। अगर मान लीजिए वो बुक्स रीड करते हैं, सारे सीईओ जो होते हैं वो बिजनेस बुक्स रीड करते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, तो एक अच्छी 50-100 रुपए, 50 रुपए में भी नहीं आती है, एक अच्छी सी उनके लिए बुक गिफ्ट में ले जाइए। तब अच्छा रिलेशनशिप बनता है उनका उनका लेटेस्ट से। ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, राइट। अदरवाइज कहने से ऐसे रिलेशनशिप नहीं बनती। ऐसे तो उनको 1000 लोग डेली मिलते हैं क्योंकि वो सीईओ हैं और डेली उनको 1000 चीजें कहते हैं। वो हर किसी के साथ रिलेशनशिप थोड़ी ना बनाते हैं। तो तीसरी बात होती है कि आपका ओवरऑल इंप्रेशन क्या बन रहा है। ओवरऑल इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है कि आप रूड लगते हैं कि सीरियस और मजाकिया लगते हैं। आपके मैनरिज्म कैसे हैं। जैसे कई लोग मैं देखता हूँ, सेल्स पीपल कस्टमर के ऑफिस में जाएंगे और जाते ही अपना हेलमेट उनके टेबल पे रख देंगे। ये मैनरिज्म है और ये गलत है। कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल काफी लोग मैं देखता हूँ जो कस्टमर से बात करते हैं, काफी क्लोज होके बात करते हैं, जैसे मेरा पर्सनल स्पेस है उसके अंदर आके बात करते हैं। ये किसी को भी पसंद नहीं आता। तो मैनरिज्म पे ध्यान रखना, ओवर पोलाइट नहीं होना है। सी, हम लोग सोचते हैं कि कस्टमर्स हैं और हम घर में एक तरह की पर्सनैलिटी दिखाते हैं और जब कस्टमर के सामने होते हैं तो हम टू नाइस बन जाते हैं। हर बात पे हंसना एंड देन यस सर, नो सर, ये सब करना। ओवर पोलाइट भी नहीं होना है, पोलाइट होना है, पर ओवर पोलाइट रॉन्ग है, उससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। कॉन्फिडेंट दिखना। नाउ कॉन्फिडेंट कई बार लोग गलत समझ जाते हैं और दे डोंट लाफ ऑल्सो। आपने देखा हर टाइम सीरियस रहते हैं, वैसा नहीं है। कॉन्फिडेंट मतलब सिंपल कि यू डोंट हैव एनी फियर और हेजिटेशन, वो कॉन्फिडेंस होता है। प्रिपेयर्ड रहना, काफी सारी चीजें होते हैं। मैं सेल्स पीपल को जब मिलता हूँ, वो उनके पास प्राइसिंग शीट नहीं होती है, रिटर्न में प्रेजेंटेशन नहीं होती है, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स रिव्यूज उनके प्रिंटेड नहीं होते हैं कस्टमर को देने के लिए, प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो कस्टमर को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपकी ट्रस्ट काफी अच्छी बिल्ड होगी। दूसरा है सेल्स कम्युनिकेशन। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी ट्रबल है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है मेरी हिंदी से? यस और नो करके बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो पहले पर्सन तो कह रहे हैं कि नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ऑल गुड। ठीक है। ओके। दूसरा होता है कम्युनिकेशन रूल्स। कम्युनिकेशन रूल्स समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रस्ट और वैल्यू के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कौन पहले बात करता है, आपने इंट्रोडक्शन कीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद जो पहले सवाल पूछेगा वो कंट्रोल में रहेगा कन्वर्सेशन के। और पहला काम आपका ये है कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बुलवाना।
मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पूछना। कई बार क्या होता है, ज्यादातर सेल्स पीपल जो मैं देखता हूँ वो कस्टमर के सामने जाते हैं और जाते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं हाँ सर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू सर। और एक क्वेश्चन पूछते हैं, कस्टमर कहता है कि हाँ हम इस तरह का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कस्टमर ने कहा हम इस तरह का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, हाँ सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये इसके फीचर्स हैं, ये हमारी कंपनी करती है, ये हमारा रिकॉर्ड है और ये और जस्ट कंटिन्यू करते हैं एक क्वेश्चन पूछने के बाद। हमें ये समझना पड़ेगा जब दो कस्टमर्स मतलब दो स्ट्रेंजर जो हैं, एक कस्टमर जो पहली बार मिल रहे होते हैं, जब दो स्ट्रेंजर पहली बार मिलते हैं तो उनमें थोड़ा नर्वसनेस होता है, राइट। जब भी हम स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो थोड़ा हमें नर्वसनेस होता है। तो वो नर्वसनेस आप तो कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि आप इतने सारे कस्टमर से डेली मिलते हैं, पर कस्टमर नहीं कंट्रोल कर पाते क्योंकि वो इतने ज्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं। तो पहला काम का आपको क्या करना है, कस्टमर्स को बुलवाना है। 15 मिनट में 10 पहले 15 मिनट में पहले 5-7 मिनट तो कस्टमर को बात करना है। मतलब आपको मिनिमम 7 क्वेश्चन उनसे पूछने हैं, मिनिमम 7 क्वेश्चन। 5 तो लगा के चलिए, अगर 5 से कम नहीं हो सकता, 5 क्वेश्चन तो आपको पूछने ही पूछने हैं। तब आप उनकी नर्वस एनर्जी कम कर पाएंगे और उनसे कुछ नया सीख पाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और अपनी पिच को भी वैसे ही एडजस्ट कर पाएंगे, राइट। और रिमेंबर, कन्वर्सेशन को वो बंदा कंट्रोल करता है, वो इंसान कंट्रोल करता है जो क्वेश्चंस पूछता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे ही आप कस्टमर्स के सामने जाते हैं वो आपसे पूछना शुरू कर देते हैं, हाँ भाई आपने कोई स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रोजेक्ट किया है, हमारी जैसी इंडस्ट्री के लिए, क्या आपका रिकॉर्ड है, क्या आप ऑफर करते हैं, हाँ जी प्राइसिंग क्या है हमें बताइए। वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, मतलब वो कंट्रोल में आ जाते हैं और आप कंट्रोल लूज कर देते हैं। तो जब ऐसे कस्टमर्स कोई पूछे क्वेश्चन, बिगिनिंग में ही आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, तो एक क्वेश्चन का आंसर देके आप उनसे उल्टा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिए ताकि आप कंट्रोल में आ जाए। और लैंग्वेज में भी हमें काम करना होता है, अच्छे वर्ड्स कौन से हैं, बुरे वर्ड्स कौन से हैं, वो आइडिया भी आपको होना चाहिए। जैसे अगर कई बार मैं सेल्स पीपल से मिलता हूं, वो कहते हैं सर हमारा प्रोडक्ट तो सबसे चीप है। चीप एक बहुत चीप वर्ड है और कभी भी यूज भी नहीं करना चाहिए। तो जैसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एक नेगेटिव इंप्रेशन कस्टमर के ऊपर पड़ता है साइकोलॉजिकली, जो इमोशनल ब्रेन है उसको वो पसंद नहीं है। जैसे चीप, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको यहाँ सर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट आप जैसे ही बात करते हैं उनको लगता है कि उनकी किडनी लंग्स सब मांग लिया आपने। ऑलराइट, कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, हालांकि वहां पे कुछ होता नहीं है, 2 पेपर ही साइन करने हैं, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर लेते हैं और हो जाता है। इंस्टेड से आपको एक छोटा सा एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है ट्रस्ट में। तो प्लीज ये याद रखिए, पहले पहले 15 मिनट 80% कस्टमर को बात करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट के लिए। दूसरा, आपकी सक्सेसफुल इमेज होनी चाहिए। और तीसरा, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो ये पहली स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो होता है, हम क्या करते हैं, हम इस स्टेज को या तो इग्नोर ही कर देते हैं, या तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ नहीं पूछते हैं। प्रॉब्लम यह है, क्वालिफिकेशन पहले क्या है, क्वालिफिकेशन का रोल क्या है सेल्स प्रोसेस में। क्वालिफिकेशन का रोल ये है कि आपको सेपरेट करना है, ये मेरे सीरियस बायर हैं, ये बाय करेंगे, इनको नीड है, इनके पास बजट है, इनको जरूरत है, और ये जो है इनमें एक या दो कमी है, जैसे या तो बजट ठीक नहीं है, या तो जरूरत अर्जेंट नहीं है, या तो नीड इनकी ऐसी नहीं है। वो कस्टमर्स को आपको सेपरेट करना है। उससे क्या होगा, अब आप सेपरेट अगर नहीं कर पाए तो आपको ज्यादा काफी सारे कस्टमर्स ऐसे मिलेंगे जिनको आपने अच्छा मीटिंग किया, अच्छा डेमो किया, नेगोशिएशंस भी किए और 10-12 फॉलो अप्स भी किए, पर वो परचेज नहीं कर पा रहे, ना परचेज कर रहे हैं, ना आपकी कॉल्स उठा रहे हैं, और या फिर बार बार यही कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, हम कंसीडर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम आपके पास आएंगे। ऐसा होता है? यस करके बताइए अगर ऐसा है। ये प्रॉब्लम ये है कि हम सेपरेट कर नहीं पाते कि हमारे सीरियस बायर कौन है और नॉन सीरियस बायर कौन है। तो पहले तो ये करना है ताकि हम उन चीजों पे फोकस कर सकें, उन कस्टमर्स पे फोकस कर सकें जो हमें इमीडिएट पैसे दे सकते हैं अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, और उन कस्टमर को सेपरेट कर सकें जो या तो हमारे प्रोडक्ट को बाय कर नहीं सकते, या उनको हमारे जैसे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है,
या फिर उनका बजट नहीं है, ये सब चीजें यूज करके हमें सेपरेट करना है। तो नीड एनालिसिस मतलब पहले ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं इनिशियली कि इस प्रोडक्ट की आपको जरूरत कैसे है, आप हमें बताइए। दूसरा, बजट के बारे में पता करना है कि क्या आपका बजट है, ताकि अगर उनका बजट आपका प्रोडक्ट 1 लाख का है लेकिन उनका बजट 30,000 का है, तो वो सेल होगी ही नहीं, क्योंकि कोई 30,000 से 1 लाख तक नहीं लेके आ सकते आप किसी को। लेकिन अगर उनका बजट 70,000 80,000 का है, तो आपको पता है 10-20,000 हम एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। तो बजट का बहुत जरूरी है। अथॉरिटी, आप सही डिसीजन मेकर से बात कर रहे हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ हम सोचते हैं कि डिसीजन मेकर सीईओ है, अगर हमने सीईओ को प्रोडक्ट दिखाया तो सेल हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि सीईओ को तो प्रोडक्ट पसंद आया, लेकिन फिर सीईओ आपको कहेगा नहीं भाई, हमारा मैनेजर जो है वो एग्री नहीं कर रहा है, या हमारा जो टेक्निकल हेड है वो एग्री नहीं कर रहा है। हर बार सीईओ डिसीजन मेकर नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है जो उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे वो डिसीजन मेकर होते हैं। और अगर उनसे आपने ये नहीं पता आपको कि कौन कौन है उस कंपनी में जिनसे मुझे बात करनी चाहिए, और उनसे भी बात कीजिए, उनको भी कन्विंस कीजिए, तभी सेल आगे बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक घर भी खरीदना है तो डिसीजन मेकर दो होते हैं, हस्बैंड होता है, वाइफ होता है। अगर वो फैमिली के साथ रह रहे हैं तो मदर फादर का भी उसमें होता है, तो सबको कन्विंस करना पड़ेगा। करेक्ट। तो एक पे ही फोकस नहीं रख सकते आप, आपको पता करना पड़ेगा कि और कौन कौन है जो डिसीजन लेंगे और उनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। जैसे मैं आपको घर का ही एग्जांपल देता हूँ, जैसे कार का एग्जांपल ही ले लीजिए। कार जब लेने जाते हैं तो हस्बैंड का डिसीजन नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों का डिसीजन होता है, बच्चों का भी डिसीजन होता है, और तीनों की प्रायोरिटी अलग है। हस्बैंड को चाहिए कि स्टेटस हो, वाइफ को चाहिए कुछ और, उसको स्पेशियस चाहिए, मेरे मेरे मदर फादर भी आएंगे और मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी होंगे, तो हमें स्पेस चाहिए, स्टोरेज चाहिए। चिल्ड्रंस का अलग रहता है, वो उनको तो सिर्फ हाईटेक फीचर्स में इंटरेस्ट होता है। तो हर चीज पे, हर डिसीजन मेकर पे फोकस करना पड़ेगा। और फिर टाइमलाइन का पता होना चाहिए कि उनसे आप पूछिए कि ये अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, हमारा प्रोडक्ट आपको पसंद आया, तो आप कब तक प्लान कर रहे हैं परचेज करने का। कई बार ऐसा होता है कि लोग अभी इंक्वायर कर रहे हैं, 6 महीने 1 साल में परचेज करेंगे, तो उनके ऊपर आप नहीं फोकस करना चाहते। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, पर 2:10 तक मैं फिनिश कर लूंगा। अब अगला स्टेज आता है सेल्स प्रोसेस का। अभी तक आपको अच्छा लग रहा है? आपका फेवरेट पॉइंट अभी तक क्या है, आइडिया दीजिए। वैसे 40 लोग हैं वेबिनार में, और जब से हमने स्टार्ट किया लास्ट 1 आवर से 40 लोग बने हुए हैं, विच इज वेरी गुड। आपका अब तक का सबसे फेवरेट पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा, वो बताइए लिख करके चैट में। ओके, कुणाल सेज बिल्ड ट्रस्ट। ओके, हाँ, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और हमने उसके ऊपर काफी बात की है। अब दूसरा है, तीसरा स्टेप जो होता है, थैंक यू एवरीवन, इम्प्रेशन, या ट्रस्ट का ही पार्ट है इम्प्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्प्रेशन राइट हो। बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया आपने। ओके, अगला पॉइंट है, अगली स्टेज है नीड एनालिसिस। नाउ नीड एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें हमें पता है अब कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें क्वेश्चंस पूछने हैं इन द बिगनिंग। लेकिन ऐसे कौन से क्वेश्चंस पूछें हम, ताकि हम कस्टमर्स के मोटिवेशन को जान सकें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में सेल्स का ये है, और सेल्स पीपल का ये है कि हम जब कस्टमर्स के साथ होते हैं तो हम उनसे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि सर, आपका हाउ मे आई हेल्प यू, एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। और किस तरह का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो कस्टमर कहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप कार खरीद रहे हैं और सेल्स पीपल आपसे पूछते हैं किस तरह की कार खरीद रहे हैं, तो आप कहते हैं कि एक अच्छी कार खरीद रहा हूँ जिसमें अच्छा स्टोरेज हो, अच्छा माइलेज हो। आप ये सब कह देते हैं, और फिर वो पॉइंट पकड़ के उन चीजों को दिखाते हैं। पर प्रॉब्लम कस्टमर्स के साथ ये होता है कि बोलने में कुछ और है, लेकिन उनका एक्चुअल बाइंग मोटिवेशन जो होता है वो दूसरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन, आप किसी से पूछो आपको आईफोन क्यों पसंद है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको आपको आईफोन क्यों पसंद है, आप बताइए, या आंसर दीजिए, आपको आईफोन क्यों पसंद है, या आपको एप्पल मैक क्यों पसंद है, एप्पल मैक का लैपटॉप क्यों पसंद है।
सिक्योरिटी एंड स्टेटस। अच्छा, गुड आंसर, सिक्योरिटी। तो ऐसे जब हम बात करना शुरू करते हैं, जब हमसे कोई पूछता है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम एक्चुअली फीचर्स की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि हमें चाहिए कुछ और होता है। जैसे अभी आईफोन हमें क्यों चाहिए? मेन तो ये है कि हम अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, करेक्ट। मेन तो ये है, सबको अगर आप पूछे किसी से कौन सी कार आपको पसंद है, सब कहेंगे BMW, मर्सिडीज, ये सब पसंद है। पूछेंगे क्यों पसंद है, ओ क्योंकि वो फास्ट है, क्योंकि वो अच्छे फीचर्स हैं, पर ये नहीं बताएंगे कि सोशल स्टेटस के लिए चाहिए। जब मैं जाऊं उस कार में बैठ के सब मुझे देखें राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि बाइंग मोटिवेशन जो है हम समझ नहीं पाते हैं। हम ना फेस वैल्यू पे सब कुछ ले लेते हैं। अच्छा, आपको स्टोरेज चाहिए तो स्टोरेज दिखा देते हैं, आपको फास्ट कार चाहिए तो फास्ट दिखा देते हैं, राइट। हाँ, बोलना नहीं पड़ता कि कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, सब ये स्टेटस का ही है, मामला है। तो वो है कि कस्टमर डायरेक्टली आपको कभी बताते नहीं है कि मेरा असली मोटिवेशन क्या है। मतलब कहते हैं, ऊपर ऊपर से बातें करते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट चाहिए, ये फीचर्स चाहिए। तो इसी और हम उसी चीज को पकड़ के हम सब प्रोडक्ट की पूरी बात कर देते हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और जाते हैं, और फिर वापस नहीं आते हैं और बाय नहीं करते हैं, क्योंकि जो उनकी असली मोटिवेशन थी हमने समझी ही नहीं है। तो इट इज, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे नीड तो पूछो ही पूछो कि आप किस तरह का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं पूछूं मिस्टर राहुल से किस तरह का फोन ढूंढ रहे हैं, वो कहेंगे आईफोन ढूंढ रहे हैं। तो आपको आईफोन में क्या चाहिए ना, सिक्योरिटी मेरी प्रायोरिटी है, या फास्ट होना चाहिए मेरी प्रायोरिटी है, ये सब है। पर उसके बाद आपको और क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे रिलेटेड, कि आपको एक्चुअली आपकी वांट क्या है। मतलब घुमा फिरा के वो क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे। जैसे अगर मुझे पूछना है मिस्टर राहुल से कि फोन के बारे में, तो आपके लिए परफेक्ट फोन कैसा रहेगा, आप मुझे बताइए। अगर आपको परफेक्ट फोन चाहिए तो उसमें क्या क्या ऐसी चीजें आपको पसंद होनी चाहिए जो आपको चाहिए। तो वांट वाला क्वेश्चंस आपको बहुत पूछने हैं, कि आपका गोल क्या है, फोन के साथ आप करना क्या चाहते हैं। अब राहुल जो है, उनका एक्चुअल मोटिवेशन हो सकता है, यार मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को फास्टनेस चाहिए। उनका गोल ये है कि मैं इसको ऑफिस यूज के लिए करना चाहता हूं। अगर ऑफिस यूज जो है मेरा पूरा फोन पे हो जाए, मैं मेल्स भी चेक कर लूं, मैं ये भी चेक कर लूं, मैं वो भी चेक कर लूं, और वो आपको बताएंगे नहीं, वो बताएंगे फास्ट होना चाहिए और ये सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसे बात करेंगे। तो अनलेस आप उनके गोल्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझेंगे, पूछेंगे, तो नहीं होगा। इसके लिए आपको काफी क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, और ये क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये सब सीखना पड़ेगा। अब मैं इस वेबिनार में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 90 मिनट्स का वेबिनार है और मुझे बहुत कुछ कवर करना है। लेकिन मैं आपको ये आइडिया दे देता हूं, ताकि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकें या वीडियोस देख सकें। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्वेश्चंस आप पूछेंगे कस्टमर वैसा ही जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप कैसे हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा, आप टाइप करके बता सकते हैं मुझे? अगर मैं पूछूं आप सबसे, आप कैसे हैं? फिट हूं, अच्छा हूं, ग्रेट हूं, बढ़िया हूं। प्रॉब्लम यह है कि इस रूम में हम जितने भी लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आप, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस में भी, पर्सनल में भी। अब बिजनेस को ही ले लीजिए, सब हम यहाँ पे हैं और सेल्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन हम पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो सब कहेंगे हम अच्छे हैं। जैसा सवाल पूछेंगे आप, वैसा ही आपको आंसर मिलेगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि काम कैसा चल रहा है आपका, राइट, काम में दिक्कतें क्या आ रही हैं आपको, जब मैं ऐसे पूछूंगा कि काम में दिक्कतें क्या आ रही हैं आपको, तभी आप बताओगे कि हाँ यार ये दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, काफी प्रेशर रहता है। तभी आप रियल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो इसीलिए जैसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसा ही आंसर आपको मिलेगा। तो आपको ये क्वेश्चनिंग टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, ताकि आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ जाए, आपको वो उनको क्या सोल्यूशन चाहिए वो भी समझ में आ जाए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कब पूछने हैं, क्लोज एंडेड कब पूछने हैं, ऑप्शन क्वेश्चन कब पूछने हैं, ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे जाएंगे, और एक मॉडल है स्पिन, SPIN, मैं आपको डाल देता हूँ, SPIN यहाँ पे डाल देता हूँ। स्पिन, नहीं सॉरी, सबके लिए चैट मुझे भेजना है, तो कैसे भेजूं? एवरीवन, एवरीवन, हाँ, स्पिन। ये स्पिन एक मॉडल है
जो आपको सिखाएगा कि सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं। तो ऑल दोज आप, ये एक बहुत अच्छा मॉडल है, आप स्टडी कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे मॉडल्स हैं जो मैं टीच करता हूँ, वो NBPS मॉडल्स हैं। जैसे नीड बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, बैकग्राउंड बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, और सॉल्यूशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, राइट। तो आप मेरी ट्रेनिंग में आएंगे तो आप ये सब सीख सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल पे जाके ये सब सीख सकते हैं। पर एक चीज आप लिख लीजिए कि आपको क्वेश्चनिंग टेक्निक सीखना है, ठीक है। तो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास राइट इनपुट्स नहीं होंगे कस्टमर से, तो आप राइट बात नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेज है प्रोडक्ट को पिच करना। अब यहाँ पे भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, काफी सारी गलतियां करते हैं, जिससे कि वैल्यू जो है नहीं हो पाती है। अच्छा, किसी ने पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पिन। स्पिन का फुल फॉर्म होता है S फॉर सिचुएशन, P फॉर प्रॉब्लम, I फॉर आई थिंक SPIN, okay, N for need, SPI for I think interest based questions, या SPIN। काफी अच्छी टेक्निक है, तो आप ट्राई कीजिए, आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी इससे। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कवर कर पाऊंगा क्योंकि मुझे काफी चीजें कवर करनी है, पर ये आपके लिए अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। नाउ पोजिशनिंग जब हम करते हैं प्रोडक्ट की, हम नेक्स्ट स्टेज होता है आफ्टर क्वेश्चन पूछना। हम अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, करेक्ट। हम बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, और हमारे प्रोडक्ट में ये सॉल्यूशंस हैं, हमारी कंपनी ये एक्सपीरियंस है। तो ऑल दोस चीजें हम बात करते हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि एक चीज हम समझ नहीं पाते हैं कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या फीचर्स में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता है, जो आपके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आएंगे उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आप एक जिम चला रहे हैं और मैं आता हूं और आप समझाते हैं कि मेरे पास ये मशीन है, मेरे पास वो मशीन है, ये मशीन ऐसे काम करती है। ठीक है, वो सब बहुत अच्छी बात है, और बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि रिजल्ट मुझे चाहिए कि मुझे 30 डेज में फिट होना है। तो अगर हम रिजल्ट्स की बात नहीं करेंगे कि आपको क्या रिजल्ट्स आएंगे, कितना आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितना आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या कितना आपका बिजनेस, आप कंपटीशन से आगे हो जाएंगे अगर आप B2B में हैं, और अगर आप B2C में हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, कितने आप हैंडसम दिखेंगे, कितने आप टॉल दिखेंगे, कितने आप फिट दिखेंगे। अगर वो सब चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फीचर्स का डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। कस्टमर को कभी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो परसुएशन साइकोलॉजी होती है, इमोशनल ब्रेन जो होता है, इमोशनल ब्रेन के लिए ये कैसे फीचर्स हैं, क्या कैसे काम करता है, वो समझ ही नहीं पाता है। वो लॉजिकल ब्रेन समझता है, लेकिन इमोशनल ब्रेन समझता है कि एंड में मुझे मिलेगा क्या, क्या मैं जल्दी जॉब मिल जाएगी, क्या मैं जल्दी टॉल हो जाऊंगा, क्या मैं जल्दी फिट हो जाऊंगा, क्या मेरा बिजनेस मेरे कंपटीशन से ज्यादा हो जाएगा, या मेरा रेवेन्यू डबल हो जाएगा। अनलेस वो आप चीजें बात नहीं करेंगे तो आप इमोशनल ब्रेन से बात ही नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इमोशनल ब्रेन से बात ही नहीं कर रहे हैं तो सेल्स होगा ही नहीं। तो आप कितना भी कन्विंस कर लीजिए किसी को। इसीलिए आप जब भी देखेंगे, जैसे आप मैकडोनल्ड्स में जाएंगे या डोमिनोज में जाएंगे, आपको वहां पे एक वर्ड बहुत यूज करेंगे, हैप्पीनेस, राइट। हैप्पीनेस, हर कोई हैप्पीनेस के पीछे पड़ा हुआ है। हर फेयर एंड लवली, आप फेयर हो जाएंगे 4 हफ्ते में, फेयर हो जाएंगे 4 हफ्ते में। आज तक मतलब लाइफ लॉन्ग कोई फेयर नहीं हुआ है, लाइफ लॉन्ग कोई डार्क नहीं हुआ है, लेकिन बिक रहा है प्रोडक्ट रिजल्ट्स के लिए। ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आप 30 दिन में वेट लूज कर जाएंगे। तो जब तक रिजल्ट्स नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है। देखिए, रिजल्ट्स की बात करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट अभी उनके लिए कितना जरूरी है, क्यों ये भी बात करना है कि आपको अभी रिजल्ट्स कौन से नहीं आ रहे हैं और आपको कितने रिजल्ट्स हमारे प्रोडक्ट से मिलेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों बातें करेंगे तभी आपका अर्जेंसी क्रिएट होगी, कस्टमर जल्दी बाय करेंगे आपके प्रोडक्ट। रिमेंबर, कस्टमर्स डोंट बाय प्रोडक्ट फॉर देयर फीचर्स, कस्टमर बाय प्रोडक्ट्स फॉर द रिजल्ट्स इट गिव्स।
ऑलराइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर करना बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि कस्टमर के माइंड में ये 3 क्वेश्चंस ही होते हैं। और अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस लिख लिए और अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन में या जब भी आप कस्टमर से बात करते हैं, अगर आपने उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो सेल होगी और पक्का होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं आप लिख लीजिए अच्छे से। पहला क्वेश्चन है कि मुझे आपके प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, ऐसी कौन सी चीज आप देने वाले हैं जो मुझे लेना है, जो मुझे चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है जो आप दे रहे हैं जो मुझे चाहिए। इसलिए पहला क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट से मुझे क्या फायदा होगा। पहला क्वेश्चन, इस प्रोडक्ट से मुझे क्या फायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट आपके कंपटीशन से कितना बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन, ये कंपटीशन से कितना बेटर है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रोडक्ट मैं अभी क्यों लूं, बाद में क्यों ना लूं, ऐसी कौन सी जल्दी है कि मुझे ये प्रोडक्ट अभी चाहिए। अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया तो आपकी सेल है, वरना आपकी सेल नहीं है। तो जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन की बात करें तो इस प्रेजेंटेशन में ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करें। जो आंसर आप करेंगे वो आपके सेलिंग पॉइंट्स बन जाते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको क्या फायदा देगा, ये प्रोडक्ट हमारे कंपटीशन से क्यों बेहतर है, और ये प्रोडक्ट आपको अभी क्यों लेना चाहिए, बाद में क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें आप लूज कर रहे हैं। ये सब आपके सेलिंग पॉइंट्स, वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाती है। तो लोग बात करते हैं वैल्यू की बात करो, वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करो। वैल्यू प्रोपोजिशन और कुछ भी नहीं है, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर है। बिकॉज कस्टमर आपसे सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस उसके हमेशा दिमाग में होते हैं, जो आपसे घुमा घुमा के पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछते हैं हाँ भाई आपकी कंपनी ने कभी ऐसा क्यों किया है। ये ट्रस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कभी आपने हमारे जैसे कस्टमर्स को हैंडल किया है, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, ये ट्रस्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिर आ जाता है कि हाँ आप ये प्रोवाइड करते हैं, आपका ये है, आपका ये है, वो रिजल्ट्स को ढूंढ रहा है। फिर आपसे पूछता है अच्छा और आपके कंपटीशन कौन है, आप उनसे कैसे डिफरेंट हैं। वहां पे भी हम क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी की बात करने से कोई कुछ नहीं होगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कंपटीशन से कैसे बेहतर है। तो ये 3 क्वेश्चंस अगर आपने लिख लिए और आपने इनकी बात की तो आपका सेल हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चंस इतने पावरफुल हैं कि लास्ट सेशन में अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी से, LIC से या ICICI से लोगों ने मेरा सेशन अटेंड किया था। उन्होंने सिर्फ ये 3 क्वेश्चन का नोट करके इनका आंसर देना शुरू कर दिया और उनकी जो काफी दिनों से अटकी हुई डील्स थी वो भी क्लोज होनी शुरू हो गई। उन्होंने हमें फिर मैसेज भी भेजा कि मिस्टर अमित इतना अच्छा रिजल्ट आया कि आई थैंक यू। तो ऐसा रहा। तो बहुत पावरफुल क्वेश्चंस हैं, ये आप याद कर लीजिए। जब आप आंसर करते हैं कि ये प्रोडक्ट से उनको क्या फायदा होगा, वो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन हो जाती है। जब आप आंसर करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके नेक्स्ट कंपटीशन से क्यों बेहतर है, वो आपकी USP हो जाती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। और जब आप ये आंसर करते हैं कि वो आपको अभी क्यों लेना चाहिए और वेट क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो आपके सोशल प्रूफ्स हो जाते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा सेल करने में। तो फ्रेंड्स हम काफी क्लोज हैं, अनदर 20 मिनट्स, और आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं ये वेबिनार 20 मिनट्स में कवर कर लूंगा। पर आर यू एंजॉइंग, आर यू लर्निंग? गिव मी अ यस और अ नो। आर यू लर्निंग और आर यू नॉट लर्निंग? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। काफी इंपॉर्टेंट होता है मुझे भी ये पता करना कि आप लोग अलाइन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बात करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नेक्स्ट स्टेज होता है सेल्स प्रोसेस का। मैं क्वेश्चंस भी आपके टुवर्ड्स द एंड लूंगा, आप क्वेश्चन अपने लिख लीजिए और सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है तो काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। ये करके आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। तो अगला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एवरीवन नाउ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है ना, एक तो सेल्स लोगों को ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पसंद ही नहीं है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि कस्टमर हमसे ऑब्जेक्शन रेज करें कि नहीं आपका प्राइसिंग तो बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं आपकी कंपनी में तो ये मिसिंग है, आपके प्रोडक्ट में तो ये मिसिंग है। उनको वो पसंद ही नहीं है और उस वजह से वो बात भी नहीं करते हैं इस चीज की। अगर कस्टमर रेज ना करे
तो वो लोग हम लोग बात भी करना ये पसंद नहीं करते हैं। कोई प्रोएक्टिवली खुद थोड़ी ना कहेगा नहीं सर हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे कंपटीशन से 10% एक्सपेंसिव है, हम नहीं कहेंगे ये चीजें। और कस्टमर भी नहीं कहते हैं, क्योंकि 80% ऑफ कस्टमर्स जो है वो भी ये प्रॉब्लम्स को ऊपर नहीं लेके आते हैं। प्रॉब्लम वो भी है, जैसे आप घर देखने गए, कार देखने गए, आप सारी इंफॉर्मेशन लेके घर वापस आ जाएंगे और घर आके कहेंगे नहीं यार ये तो काफी एक्सपेंसिव है, ये तो बजट में है नहीं, नहीं यार इसके तो मुझे कलर्स पसंद नहीं आया, नहीं इसका तो मुझे बॉडी स्टाइल पसंद नहीं आया। वो आप सेल्स पीपल से नहीं कहेंगे, वो आप आके घर आके डिस्कस करेंगे। करेक्ट? इज दैट राइट? गिव मी अ यस और अ नो। कि हम ऑब्जेक्शंस जो हैं ज्यादातर नहीं करते हैं, बहुत कम कस्टमर्स होते हैं, लेस देन 20% होते हैं जो ऑब्जेक्शंस को एक्चुअली डिस्कस करते हैं। तो अगर कस्टमर्स आपसे रेज कर रहे हैं कंसर्न की प्राइसिंग है बहुत एक्सपेंसिव है या ऐसा है, तो वो एक्चुअली गुड न्यूज है आपके लिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं और उनको ये प्रॉब्लम दिख रही है और वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप सोल्यूशन दें। तो ये गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि जब कस्टमर आपसे प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते। हर सेल में कस्टमर को कुछ ना कुछ कमी लगती है आपके प्रोडक्ट में, आपकी कंपनी में, और अगर आप वो ऑब्जेक्शन को ऊपर नहीं लेके आ पाएंगे तो नहीं होगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या होता है, 4 तरह की जो ट्रबल होती है कस्टमर को होती है। या तो आपको उनको आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, या तो उनको आपकी कंपनी पसंद नहीं आ रही है, या तो उनको आपकी प्राइसिंग या पेमेंट टर्म्स पसंद नहीं आ रहे हैं, जैसे आप एडवांस मांग रहे हैं या सारा 100% पेमेंट आप फ्रंट मांग रहे हैं, जो भी है, या फिर कंपटीशन उनको पसंद आ रहा है जो कम प्राइस में सेम प्रोडक्ट दे रहा है। यही 4 तरह की ऑब्जेक्शन होती है सेल्स में, इससे ऊपर कुछ नहीं है। प्रोडक्ट की, कंपनी की, प्राइस की और कंपटीशन की। अब मेन बात यह है कि जब आप अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, कंपनी के बारे में बात कर चुके हैं, अगर आप इन 4 चीजों के बारे में प्रोएक्टिवली कस्टमर से पूछेंगे नहीं कि सर आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपके लिए परफेक्ट मैच है कि नहीं है, आपको कंपनी कैसी लगी सर, कोई क्वेश्चन है हमारे कस्टमर्स के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, या प्राइसिंग या बजट आपको कैसा लगा, ये प्रोएक्टिवली पूछना पड़ेगा आपको। या और कोई प्रोडक्ट भी आप देख रहे हैं और कोई कंपटीशन प्रोडक्ट भी आप देख रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं क्या? तो जब तक आप ये पूछेंगे नहीं तब तक कस्टमर बोलेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे पूछें ये 4 चीजों के बारे में। तीसरा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है पूछना। तीसरा क्वेश्चन जब हम पूछते हैं कि सर आपके बजट में फिट हो रहा है कि नहीं, हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर कहेगा कि नहीं हो रहा है, डिस्काउंट लेने के चक्कर में, राइट? लेकिन हमें ये पूछना पड़ेगा। देखिए, एक डील को, सेल को लूज करने से अच्छा है तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके क्लोज कर दो। करेक्ट? लूज करने से तो 5-10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके क्लोज करना बेटर है ना। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे। तो जब आप ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो तब ऑब्जेक्शन बाहर आती है, और जब ऑब्जेक्शन बाहर आती है तब आप उसको एड्रेस कर पाएंगे। कंपनी रिलेटेड ऑब्जेक्शंस हो तो आप उनको काफी सारी रेफरेंसेस दो, सोशल प्रूफ्स दो। प्राइसिंग का अगर ऑब्जेक्शन है कि नहीं यार इन्वेस्टमेंट अभी आपका प्राइसिंग जो है एक्सपेंसिव है, तो आप उनको बताइए कि लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स क्या होंगे आपके प्रोडक्ट के, राइट? ये क्वालिटी के ऊपर बहुत बात करिए कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। एक वर्ड का आंसर देके लोग बंद कर देते हैं, सर हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, आपको बताना है कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस चीज के, राइट? कितना पैसा वो लॉन्ग टर्म में बचा पाएंगे, वो उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। करेक्ट? अब आपको किसी को, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को घड़ी बेच रहे हैं, और घड़ी आपकी जो कॉम्पिटिशन से है वो 10,000 एक्सपेंसिव है, तो आप कहेंगे नहीं सर क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। वैसे काम नहीं चलेगा। वर्ड आपको बताना है कि सर आप ये लीजिए, इसमें जो प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं, इसकी बैटरी बहुत कम लास्ट होती है, मतलब आपको बैटरी चेंज नहीं करना पड़ेगा अगले 5 साल तक, तो आपका 5,000 तो बैटरी में ही बच जाएगा। या इसका कोई कंप्लेंट्स नहीं आता है, मेंटेनेंस बहुत कम है, उसमें ही आप 5-10 हजार बचा लेंगे। तो ऐसे करके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसके बताने हैं। और अगर कस्टमर कंपटीशन की बात कर रहा है कि नहीं यार आपका कंपटीशन तो 10,000 कम में दे रहा है, 50,000 कम में दे रहा है, तो वहां पे आपको बताना है कि लॉन्ग टर्म में उसका लॉस क्या होगा। आप कहा कि सर आप 10,000 कम में ले सकते हैं अभी,
लेकिन बाद में जाके उनका प्रोडक्ट तो ऐसे बिहेव करेगा, उनकी कंपनी तो ऐसे बिहेव करेगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब तक आप लॉन्ग टर्म में उसका लॉस नहीं दिखाएंगे उनको, कस्टमर को कभी बात समझ में आएगी ही नहीं। क्योंकि प्राइसिंग जो होता है, कम पैसों में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाना, ये सब वही चाहते हैं करेक्ट, हम भी तो वही चाहते हैं। जब भी हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं बाहर, हम भी यही सब चाहते हैं। तो जब तक आप हाईलाइट नहीं करेंगे कि उन कंपटीशन के साथ क्या गलत है और कैसे आपको लॉन्ग टर्म में लॉस होगा, बात बनेगी ही नहीं। ऑलराइट, अगला स्टेप है नेगोशिएशंस एंड क्लोजिंग। हम लास्ट स्टेप में आ चुके हैं एवरीवन, तो 10-15 मिनट और लेट्स डिस्कस नेगोशिएशंस एंड क्लोजिंग। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं नेगोशिएशन में? प्रॉब्लम पता क्या है, नेगोशिएशन में 2-3 प्रॉब्लम्स लोगों को आते हैं। जैसे एक तो जल्दी से डील्स क्लोज नहीं होते हैं, काफी फॉलो अप करना पड़ता है, काफी कन्विंस करना पड़ता है। दूसरा होता है कि ज्यादा क्लोज नहीं होते, ज्यादा लीड्स हम कंपटीशन को लूज कर जाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो लीड्स हम विन करते हैं, जो सेल्स हम विन करते हैं, उसको काफी हैवी डिस्काउंट देके विन करना पड़ता है, 20%, 25%। और मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगा कि ज्यादा डिस्काउंट देके डील को क्लोज करूं, क्योंकि जो डिस्काउंट में जो ज्यादा डिस्काउंट्स हम देते हैं, वो एक डायरेक्ट मनी होती है जो कस्टमर को चली जाती है, जो हमारी कंपनी के काफी काम आ सकती है। वो मार्केटिंग के लिए यूज हो सकती है, वो किसी और चीजों के लिए, बोनसेस, इंसेंटिव्स, हर चीज के लिए यूज हो सकती है। हमें डील बाय डील देखेंगे, जैसे 1 लाख का प्रोडक्ट है, उसमें हमने 20%, 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो छोटी बात लगती है। लेकिन अगर आप देखेंगे आपने 100 सेल्स क्लोज किए हैं और हर सेल में आपने 20,000 का डिस्काउंट दिया है, तो 1 करोड़ में 20 लाख लूज करना बहुत बड़ी बात है। वो 20 लाख किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता था, करेक्ट? तो कैसे सेल्स को जल्दी क्लोज करें, कैसे कम डिस्काउंट देके क्लोज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे कंपटीशन को लूज ना करें, तो ये सब चीजें कैसे करना है नेगोशिएशन स्टेज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि सेल्स जल्दी से और ठीक से क्लोज हो जाए, 3-4 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। पहला तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन में मतलब ये है कि मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूं और कितने डिस्काउंट देने के बाद मुझे दूसरे रीजन देने पड़ेंगे, राइट? अब कस्टमर्स क्या होते हैं, वो पहले 15% डिस्काउंट मांगते हैं, फिर और डिस्काउंट मांगते हैं, फिर कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाएगा, वो स्टार्ट करेगा नेगोशिएशन, वो और डिस्काउंट मांगेगा, और ऐसे 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 करके 20, 25, 30% तक डिस्काउंट चला जाता है। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि मैं 10% से ज्यादा डिस्काउंट दूंगा नहीं, लेकिन 10% के बाद जब कस्टमर और डिस्काउंट मांगेगा तो मैं क्या दूंगा उनको, करेक्ट? वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि हम डिस्काउंट की बजाय आप कुछ और चीजें उनको दे दीजिए। एक प्रोडक्ट की जगह जैसे 2 प्रोडक्ट दे दीजिए, कम से कम पैसे तो डायरेक्टली आप लूज नहीं करेंगे। या फिर 1 साल की वारंटी की जगह 2 साल की वारंटी दे दीजिए, राइट? कहिए कि देखिए सर, डिस्काउंट करना तो बहुत मुश्किल है, 5% डिस्काउंट में दे सकता था, मैंने दे दिया, इससे आगे तो डिस्काउंट बहुत मुश्किल है। मैं क्या करता हूँ, आपको 2 साल की वारंटी दे देता हूँ, वो भी उतने ही प्राइस में आएगी और आपके काम आ जाएगी। तो वो ऊपर की चीजें देना ज्यादा बेटर होता है या बजाय इसके कि आप डायरेक्टली पैसे उनको दे दें, ठीक है? दूसरी बात, हम क्या करते हैं, जैसे कस्टमर को 100 मशीन चाहिए तो 100 मशीन का कोटेशन बना लेते हैं। वैसा नहीं होता है। आपके एफर्ट इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि कस्टमर से हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं। एक टेक्निक है, आप 3 पैकेज बना सकते हैं, और ये मैकडोनल्ड्स ने बहुत अच्छे से किया है। जब आप मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने जाते हैं, आप खाने तो बर्गर जाते हैं, फिर आपको दिखता है वहां पे एक पैकेज है बर्गर फ्राइज के साथ, एक दूसरा पैकेज है बर्गर फ्राइज ड्रिंक कोको कोला, तीसरा पैकेज है बर्गर फ्राइज आइसक्रीम, चौथा पैकेज है 2 बर्गर्स। ये सब ऐसे पैकेज बना लेते हैं। उससे क्या होता है, आप बर्गर खाने गए लेकिन फिर आपको एक पैकेज पसंद आ जाता है, और हमेशा जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा मिले, करेक्ट? तो उससे क्या होता है, कस्टमर को भी फायदा होता है, उनको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, और कंपनी को भी फायदा होता है क्योंकि ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे B2B सेल्स में, B2C सेल्स में आप 3 पैकेज बनाए। चाहे जैसे मान लीजिए कस्टमर को 100 मशीन चाहिए और 1 साल की वारंटी चाहिए, तो आप एक पैकेज बना सकते हैं 100 मशीन 1 साल की वारंटी, दूसरा पैकेज 100 मशीन 2 साल की वारंटी, तीसरा पैकेज 100 मशीन 5 साल की वारंटी। 3 पैकेज बना के भेजिए।
ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। करेक्ट। और तीसरा, जब भी आप कस्टमर को ऑफर दें, उस ऑफर के ऊपर खाली डिस्काउंट देके एक टाइमलाइन भी लगा दीजिए। मतलब ये ऑफर आपकी 2 दिन में एक्सपायर होगी, ताकि कस्टमर वो अर्जेंसी लगे, उसको लगे कि हाँ यार जल्दी करना है वरना ऑफर मेरे हाथ से निकल जाएगी। आप जो भी ऑफर दे रहे हैं उसके ऊपर एक ये लगा दीजिए कि ये ऑफर 2 दिन में एक्सपायर होगा, 3 दिन में एक्सपायर होगा, तो तभी अर्जेंसी होती है, वरना नहीं होगा। इसे कहते हैं हम फियर ऑफ लूजिंग आउट। भाई अगर टाइम निकल गया तो वो ऑफर हमारी चली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज से आप नेगोशिएशंस बेटर कर सकते हैं। लास्ट स्टेज होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये मेरा फेवरेट है, फॉलो अप्स। हम जब फॉलो अप करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हम उसमें और बेटर कर सकें। पहले तो फॉलो अप जो होता है आजकल कैसे चल रहा है, कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन दे दी, प्रपोजल दे दिया, कोटेशन दे दिया, उसके बाद हम उन्हें फोन करके पूछते हैं हाँ सर कोई क्वेश्चंस है, वो कहेंगे नहीं कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके, फिर 2 दिन बाद हाँ सर कोई क्वेश्चंस है। हम डायरेक्टली पूछ ही नहीं पाते कि आप रेडी हैं परचेज करने के लिए। ठीक है। और दूसरा होता है कि कस्टमर्स को प्रपोजल लेने के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही, या तो वो कंपटीशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी जहां पे वो कंपटीशन को प्रेफर कर रहे हैं, या फिर दूसरी प्रॉब्लम होगी वो इंटरनली कंपनी के अंदर लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या तीसरी प्रॉब्लम होगी बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, या चौथी ये 2-3 प्रॉब्लम्स ही होती हैं। तो आपको क्या करना है, वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो फॉलोअप्स जो होते हैं वो इसलिए नहीं किए जाते कि जस्ट पूछो कि हाँ सर आप रेडी है मूव फॉरवर्ड करने के लिए, इसलिए किए जाते हैं आप पूछो कि सर ये चीज आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, कहाँ पे रोड ब्लॉक आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आपके सब इंटरनली आप उनसे पूछिए, सब इंटरनली आपने कंपनी में सबसे बात कर ली, सब कन्विंस्ड हैं कि नहीं है सर। अच्छा, तो आपको इस प्रोडक्ट और में वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही है सर। कोई और कंपटीशन है जिससे आप बात कर रहे हैं, उनकी ऑफर आपको ज्यादा पसंद आ रही है, आप मुझे बता सकते हैं तो मैं कुछ कर सकता हूं। तो जब तक ये चीजें ऐसे एक एक चीज करके आपको उनके सारे फियर्स हटाने हैं। कई बार ऐसे होता है कि कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं पर परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे क्या हो सकता है, आप उनको फ्री ट्रायल दे दीजिए, सर एक बार ऐसा कीजिए, आप ये पेमेंट का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, 15 दिन ट्रायल करके देखिए, 1 हफ्ते ट्रायल करके देखिए, फिर आपको अच्छा लगे तो फिर मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो ऐसे कर करके आपको हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उससे पहले आपको उनसे पूछना पड़ेगा फोन करके या मिल के कि क्यों मूव नहीं हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसे होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कस्टमर को, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो पूछिए सर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मेरे पास हमारे काफी 1,000 से ऊपर कस्टमर्स हैं, मैं आपकी 2-3 कस्टमर से बात करवाता हूँ, आप उनसे पूछिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो ऐसे ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, तभी बात बनेगी। ये स्टेज सिर्फ फोन करके ये पूछने के लिए नहीं है कि कैसा चल रहा है सर और कब परचेज कर रहे हैं। ये स्टेज है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की और क्लोज करने की। तो लास्ट स्टेप होता है लेडीज एंड जेंटलमैन प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार मैं देखता हूं कि लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग सेल्स में हैं जो ऐसा फील करते हैं कि आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। यस और नो में टाइप कीजिए कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं यार फिर भी बात नहीं बन रही है। देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगी वो। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, तो टाइप यस, इसमें डरने की क्या बात है। ओके, तो प्रोडक्टिविटी आपकी हाई होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको किसी भी बिजनेस में, किसी भी फंक्शन में, सेल्स में जल्दी से ग्रो करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे ज्यादा से ज्यादा टाइम किस जगह पे जाना चाहिए। करेक्ट। अगर मान लीजिए एक अगर आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम मीटिंग्स में जा रहा है, रिपोर्ट्स क्रिएट करने में जा रहा है, पूरा दिन उसमें से आधा दिन आपका इस चीज में चला जा रहा है, तो आपके सेल्स तो वैसे ही नहीं बढ़ेंगे। देखिए, एक सिंपल फॉर्मूला सेल्स को बढ़ाने का है। अगर आप दिन में 10 कस्टमर से बात कर रहे हैं, अगर आप दिन में 20 कस्टमर से बात करना शुरू कर दें तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। एक तरीका तो सेल्स डबल करने का वही है।
तो हम ऐसे कैसे प्रोडक्टिव हो जाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से बात कर पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गोल्डन रूल है प्रोडक्टिविटी का, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सेल्स बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए आपको अपना दिन प्लान करना पड़ेगा, और दिन में हर घंटा, 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप प्लान करते हैं, वो किस जगह पे लगाना है, आपको अपना टाइम भी बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। जैसे कई बार मैं लोगों को देखता हूं, वो दिन में ऑफिस में लॉग इन करते हैं सुबह सुबह, और उन लीड्स को कॉल करना शुरू कर देते हैं जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं, जो कस्टमर्स रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। अब पहले ही अर्ली मॉर्निंग जब आपका चांस कस्टमर से ज्यादा करने का है, बात करने का है, तो आपको किससे बात करनी चाहिए? नई लीड्स जो कल आई हैं उनसे बात करूं, या फिर जो कस्टमर्स पेमेंट करने वाले हैं उनसे बात करूं, या फिर जो कस्टमर्स डेमो लेने वाले हैं उनसे बात करूं, या फिर जो कस्टमर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनसे बात करूं? तो पूरा डे प्लान करना पड़ेगा। इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके दिन के गोल्डन आवर्स कौन से हैं। देखिए, दिन में आप सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करते हैं, करेक्ट? लेकिन आप सुबह, कस्टमर जो है सुबह 9 से 6 बजे तक, वो सारा दिन तो अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत बिजी पीपल है। वो दिन में 2 या 4 घंटे ही अवेलेबल होते हैं जब वो आपसे बात कर सकते हैं, फोन उठा के बात कर सकते हैं या मीट कर सकते हैं, करेक्ट? वो 2 से 4 घंटे ही होते हैं। तो वो 2 से 4 घंटे आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और उन 4 घंटों में ही आपकी सबसे ज्यादा कॉलिंग, सबसे ज्यादा मीटिंग होना चाहिए। उनको हम लोग कहते हैं गोल्डन आवर्स। जैसे मेरे गोल्डन आवर्स हैं, वो लंच से पहले सुबह 9:30 से लेके 11:30 तक, ये 2 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं। 11:30 के बाद क्या करते हैं, कस्टमर्स अपने लंच के मूड में चले जाते हैं, और 9:30 से पहले वो 9 o'clock 8:30 ऑफिस में आते हैं और वो मीटिंग करते हैं। तो ये 2 घंटे मेरे लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। और इवनिंग में जो है 3:30 बजे से लेके 4, 4:30 बजे तक, ये 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है। उसके बाद वो मीटिंग में चले जाते हैं, ऑल दोज थिंग्स, या ऑफिस से जाने का प्लान करते हैं। तो ऐसे आपको 3, 4 घंटे जो आपके गोल्डन आवर्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, और उसमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगा के आपको मैक्सिमम मीटिंग्स करनी है, तब आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, राइट? और बाकी जो एक्टिविटीज हैं, रिपोर्टिंग्स हैं, मीटिंग्स हैं, उसके लिए मेरे पास आपको 3 स्टेप फॉर्मूला है। उनको सेपरेट कीजिए। आपकी एक्टिविटीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये एक्टिविटीज हैं, इनका डायरेक्ट सेल्स के ऊपर इंपैक्ट है, जैसे कि कॉलिंग, जैसे कि ईमेल, जैसे कि मीटिंग। और ये एक्टिविटीज हैं, इनका सेल्स के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, जैसे रिपोर्टिंग और फॉलो अप मेल भेजना उन कस्टमर्स को जो रीचेबल नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज भेजना जो कस्टमर्स जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इनका डायरेक्ट सेल्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं है, तो इनको सेपरेट करना है। और फिर उनको ऑटोमेट कर दो या किसी और को दे दो। मैनेजर को बताओ कि ये एक्टिविटीज मेरा ज्यादा टाइम ले रही हैं, इनको ऑटोमेट करो, कोई नया टूल लेके आओ, ये डेलीगेट कर दो, किसी और को दे दो, मैं इन चीजों पे फोकस करूंगा। और आपका फोकस जो होना चाहिए, वो होना चाहिए उन एक्टिविटीज के ऊपर जो आपको डायरेक्टली सेल लाएंगी, डायरेक्टली मनी लाएंगी, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, राइट? और लास्ट फॉर्मूला क्लोज करने से पहले जो मैं आपको देता हूं, वो है कि डोंट बी अ जनरल फिजिशियन, बी अ न्यूरोसर्जन। देखिए, सक्सेस का एक रूल ये है कि आप देखेंगे जनरल फिजिशियन आप जब मिलते हैं, जो रेगुलर डॉक्टर होते हैं, वो आपको 200-250 मीटिंग का चार्ज करते हैं, करेक्ट? एक अपॉइंटमेंट का 500 रुपए चार्ज करते हैं, 600 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन जो न्यूरो सर्जन होता है, वो आपको एक अपॉइंटमेंट का 15 लाख तक चार्ज करता है, करेक्ट? इसीलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल है, वो ज्यादा मनी बनाएगा, वो ज्यादा रिच रहेगा। तो आप भी एक जनरल फिजिशियन की तरह नहीं, आप एक न्यूरो सर्जन की तरह सेल्स के किसी एक प्रोसेस में बहुत परफेक्ट हो जाइए। चाहे वो नेगोशिएशंस हो, चाहे वो लीड जनरेशन हो, चाहे वो रेफरल जनरेशन हो, चाहे वो डेमो देना हो, या फिर फर्स्ट मीटिंग में सेल्स क्रैक करना हो। एक चीज या दो चीज को पकड़िए और उसमें सीखिए और उसमें परफेक्ट हो जाइए, ताकि एक स्पेशलाइज्ड पर्सन बन जाए। और तभी आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, तभी आप ज्यादा सेल्स कर पाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज व्हाट, मतलब आज जो था, आज का ये एंड है। और मैंने आपको सेल्स के सारे प्रोसेस के स्टेजेस में सारी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस दे दिए हैं। मैं भी मानता हूं कि 90 मिनट्स में मैं आपको सारे सॉल्यूशंस परफेक्टली कैसे करने हैं वो नहीं बता पाए, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया, जो कि आपका एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और आप स्टार्ट रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं और सीखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको जल्दी से सीखना है
तो मेरे वर्कशॉप्स भी आ रहे हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जो मैं इंडिविजुअल्स के लिए करता हूँ, सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए। जैसे मंथ एंड में एक वर्कशॉप मैं करता हूँ जो 3 दिन का होता है, और उस 3 दिन के वर्कशॉप में ये सारे स्टेप्स कैसे करने हैं आपको एक एक डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाके इन चीजों का डिटेल्स ले सकते हैं, राइट, और कर सकते हैं। हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करते हैं, कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनिंग। अगर आप अपनी टीम के लिए करना चाहते हैं तो आपके ऑफिस में आके हमारे ट्रेनर्स आपके लिए पर्सनलाइज ट्रेनिंग करेंगे, जो हम ओवर 800 बिजनेसेस के लिए अभी तक कर चुके हैं, जैसे आईसीआईसीआई, किर्लोस्कर, जीएमएम, फॉडलर, जोहो, इन सब के लिए हम कर चुके हैं, राइट। तो ये डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं। जैसे अब टुवर्ड्स द एंड हमारा जो वर्कशॉप आ रहा है वो सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए है, चाहे आप B2B में हो या B2C में हो, दोनों के लिए इक्वली काम करेगा, लेकिन B2B पे ज्यादा फोकस रहेगा। ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे, और हर स्टेप को उसमें क्या फॉर्मूलाज होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सब आपके साथ हम आपके प्रोडक्ट के ऊपर काम करके आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट, राइट नाउ हम ऑफर भी चला रहे हैं। 9,000 का टिकट जो है वो आपको 5,000 में मिल जाएगा। ये ऑफर संडे तक है, तो आप यूज कर सकते हैं। और अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बताइए। मीनवाइल आप हमसे अभी पूछ सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि बैंड क्या है। ये बैंड जो हमने सेल्स प्रोसेस में क्वालिफिकेशन की बात की थी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो हमारा सेल्स प्रोसेस था इसमें क्वालिफिकेशन था। क्वालिफिकेशन में फॉर्मूला होता है बैंड। बैंड का फुल फॉर्म है बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन, राइट। जैसे मैंने आपको कहा था कि कस्टमर को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उनको 4 चीजों में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। कहां पे, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं। ये सब किस, जब हमें पता करना है कि कौन सीरियस बायर है, कौन जल्दी बाय करेगा, कौन लेट बाय करेगा, और 4 चीजों पे आपको क्वेश्चंस पूछना होता है। वेदर नीड है कि नहीं है, बजट है कि नहीं है, अथॉरिटी मतलब उस पर्सन के पास अथॉरिटी है आपके प्रोडक्ट को बाय करने का कि आपको किसी और से बात करना है, और टाइमलाइन कितना जल्दी वो बाय करेंगे। तो बैंड यही है। अगर आप इसको रीअरेंज करके देखेंगे, BANT, बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइमलाइन। ओके, तो आई होप वो आपका क्वेश्चन हो गया। और हाउ टू हैंडल मैनेज इमोशंस इन सेल्स। इमोशंस, देखिए, इमोशंस मैनेज करने में मेन इमोशन जो होता है वो होता है रिजेक्शन का, करेक्ट। जब आप सेल्स के लिए ट्राई करते हैं और टारगेट मीट नहीं करते हैं, या कस्टमर जो कह रहे थे हम परचेज करेंगे और एंड में कह देते हैं कि नहीं परचेज कर पा रहे हैं, करेक्ट और आपका दिल ही टूट जाता है। तो मेन इमोशन होता है जो रिजेक्शन का इमोशन होता है, वो सबसे स्ट्रांग होता है। बाकी सब इमोशंस तो आप वेरी वेल मैनेज कर सकते हैं, रिजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिजेक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं अगर आपको ठीक से मैनेज करना है। एक तो आपको खुद को मैनेज करना है कि आपको बुरा ना लगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं तो आपको अपनी, सबके लिए अलग टेक्निक होती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा टेक्निक आपके लिए काम करेगा, लेकिन आपके पास अपना एक टेक्निक होना चाहिए। तो मेरा टेक्निक ये है कि जब भी मुझे ऐसे कस्टमर लूज हो जाता है, 1-2 कस्टमर लूज हो जाते हैं और मैं बुरा फील करता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मेरे टारगेट्स हैं, मुझे भी अचीव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो नीचे जाता हूँ, एक स्नैक खाता हूँ। पहले मैं स्मोक करता था पर अब नहीं करता हूँ। फिर स्नैक खा के, टी, आई लाइक कॉफी, तो मैं कॉफी पी के वापिस आके रिफ्रेश होके मैं 5 और कस्टमर से बात करता हूँ। चाहे वो नए कस्टमर्स मुझे लीड जनरेट करना हो, या फिर मुझे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो बीच में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मैं सारा फोकस कस्टमर से बात करने में लगा देता हूँ। मुझे ये फिगर आउट किया है मैंने कि जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ या जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ, तो मेरे सारे मैं कूल हो जाता हूँ, मेरे सारा टेंशन, मेरा सारा प्रेशर निकल जाता है। तो मैं वो करता हूँ। समटाइम्स मैं गाने सुनता हूँ, अच्छे अच्छे गाने, जैसे कि ये गाने फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं ना, जो फॉर एग्जांपल टू गिव एन आइडिया, मेरा फेवरेट सॉन्ग, पहले आप अपना फेवरेट सॉन्ग बताइए मुझे, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग है आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड,
बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वो मेरा बहुत फेवरेट है। फिर ब्रदर्स का एंथम बहुत फेवरेट है, जो ब्रदर्स अक्षय कुमार की मूवी आई थी उसका एंथम जो है वो मेरा बहुत फेवरेट है। और या तो वो सब मैं करता हूँ, राइट। ऑल इज वेल, एज आई सेड कि आपके लिए ट्राई कर सकते हैं। ऑल इज वेल, थ्री इडियट इज अ गुड थिंग। ओके, नहीं हो लगता दिल तेरे बिना, ओके, वो तो फिर यू आर इन लव। ओके Amit, this session was very informative and gave lot of insight. Thank you so much, Mr. Kunal. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको इंसाइट मिले और ये आपको हेल्प करेगा। आप बाकी सब भी बता सकते हैं, अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगा तो भी बता सकते हैं, नहीं लगा तो भी बता सकते हैं। इट विल हेल्प मी इम्प्रूव ऑल्सो। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। Kudos to you, Amit, for webinar in Hindi. Thank you, Mr. Tapan. काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे तो मैं करना चाहता था। यू गेव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू, आई एम honored if I gave you motivation. All the best, everyone. So all the best for your success. मैं तो यही प्रे करूंगा कि आपको बहुत सक्सेस मिले, इतनी सक्सेस कि आपने कभी सोची ना हो, कभी आपके घर में किसी ने सोची ना हो, कभी आपके परिवार में रिश्तेदारी में कभी किसी ने सोची ना हो, कभी उनको किसी को मिली ना हो। ऐसी सक्सेस के लिए मैं आपका लिए प्रे करता हूँ। एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस। हैव अ वेरी गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच। I wish that one day I will meet you as successful person. I also look forward to that. And I hope that this time comes very soon. Okay. So all the best, everyone. That's it from my side. Good day to you all. Enjoy your day. Enjoy your weekend. And all the best to you all. Thank you. Bye-bye.